बच्चों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी की शुरुआत कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और ये पूरी प्रिपरेशन जर्नी किस तरह से दिखती है, इसको आज हम लोग थोड़ा विजुअलाइज करेंगे। कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ वॉन, राइट है ना। तो हाँ, तो आधी लड़ाई आप तब जीत लेते हैं जब आपने सही शुरुआत करी होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे शुरू तो कर लेते हैं, राइट, रैंडम इधर उधर से लाओ, ये एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी समथिंग। अगर प्रॉपर विजन नहीं है, अगर प्रॉपर आप जर्नी विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स, मल्टी डायमेंशनल प्रैक्टिस है, मल्टी डायमेंशनल प्रिपरेशन है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको परेशान करने लगते हैं। अरे मेरा करंट अफेयर छूट रहा है, मैंने अभी तो ऑप्शनल भी जो है शुरू नहीं किया है, मैंने अभी जीएस में तो जीएस1 जीएस2 जीएस3 पता ही नहीं है, पता नहीं यूपीएससी क्या पूछेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको परेशान करने लगती हैं एंड इवेंचुअली 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम 7 महीने में ये तैयारी फिजल आउट हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं था। पर यकीन मानो कि हाँ, यूपीएससी की जो तैयारी है, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इसमें किसी के लिए भी कोई बहुत रॉकेट साइंस, टेक्निकल नॉलेज, बहुत एक्सपर्टीज ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यूपीएससी मानता है, यूपीएससी चाहता है कि आप बेयर मिनिमम चीजें जो है पढ़ के आए, राइट है ना, चीजें देखे हुए आए और आपके अंदर एक कनेक्शन हो सब्जेक्ट्स का, राइट ना। आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अच्छा लिखते हो, एक उसका एक कैसे सेट पैटर्न है, सेट पाथ है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं ट्रेंड है यूपीएससी का और उसी ट्रेंड को यूपीएससी फॉलो करेगा, नॉट एट ऑल, है ना। ये बात नहीं है कि यूपीएससी उसी ट्रेंड को बार बार फॉलो करता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक सेट पैटर्न है और अगर वो बेयर मिनिमम चीजें कर ली जाए, तब आप लड़ाई में एक सीरियस एस्पिरेंट बन के निकलते हैं। तो खैर, आज हम यही बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी अभी शुरू करेंगे और उनके लिए आज हम बात करेंगे कि हाँ, आपको कैसे शुरू करनी है और आगे की पूरी प्रिपरेशन गाइड कैसी होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे कि हाँ, इसमें क्या क्या होने वाला है, राइट ना। और पूरा एक और डिस्कशन हम लोग करेंगे विच इज अबाउट संकल्प बैच, है ना, जो संकल्प 6.0 है, जो अभी जल्द आने वाला है, आई थिंक परसों नरसों से आ जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए खैर, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड है ना, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, हम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, प्लस ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी डिस्कशन ऑलरेडी जो है इस चैनल पे मेरे पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इतना इधर उधर भागने के बजाय सिर्फ ये वीडियो आप देखें, दिस इज गुड इनफ, राइट। आई एम ऑल्सो ऑथर एंड फैकल्टी फॉर मॉडर्न इंडिया, राइट। बाकी सारी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको। चलिए खैर, ये ऑल्सो जो है यू कैन स्कैन दिस टेलीग्राम चैनल जो है स्कैनर, और इसके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, है ना। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यूपीएससी 3 पड़ाव में होता है। कुछ बेसिक बातें करें पहले, बेसिक ही करने वाले हम लोग। तो हाँ, तो जो है 3 पड़ाव में होगा। एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज का, एक आपका सी सैट का, है ना। तो एक सी सैट का पेपर होगा और एक आपका जीएस का पेपर होगा, जीएस। सिमिलरली आप जब इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं ना, जब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको सितंबर में मेंस देने का मौका मिलता है। वो अगस्त एंड हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जिसमें ओवरऑल 9 पेपर होते हैं। इसी में एक जो है ऑप्शनल का भी पेपर होता है, एक नहीं इनफैक्ट 2। एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शनल, और इसके अलावा एक एसए का पेपर होगा और जनरल स्टडीज 1 2 3 4, है ना, 4 पेपर ये होते हैं। 2 और जो है क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। और फिर जब आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो फाइनली आप जो है इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और फिर आप जाके कहीं पे फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो ये ओवरऑल एक जर्नी होने वाली है, और ये लंबी जर्नी है और बहुत टीडियस जर्नी है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ खाली जो है मैथ्स पढ़ लिया या खाली इंग्लिश पढ़ लिया, बात बन गई, नहीं। इसमें जनरल स्टडीज बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, राइट है ना। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो सर स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल रखते हैं। पहला स्टेप इज अबाउट कि हाँ, जो है आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, है ना। थोड़ा शुरुआत करिए, मैं चाहता हूं कि सारे लोग करेंगे। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। लास्ट नोटिफिकेशन, राइट, नॉर्मली भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 चीजें नोटिस करनी है। एक सिलेबस नोटिस करना है, और एक इसमें जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह देखेंगे कि किस साल आप एलिजिबल हैं। अगर आप अभी छोटे हैं तो, राइट ना, तो हाँ, तो अपनी एज वगैरह एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे कि हाँ, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, राइट। स्पेशली जो है बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर कास्ट जो है यू कैन से ये है, या फिर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो जो कोटा कैटेगरी, वो सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तो हाँ, तो एक जो चीज आपको नोटिस करनी है वो सिलेबस नोटिस करना है, एंड सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ।
एंड इसमें से आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस आप करिए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि सिलेबस ट्रैकर, क्योंकि खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं है भाई। कुछ लोग शुरुआत करते हैं, उनको लगता है यही यही है, टोटल सिलेबस ही यही है कि हाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ लिया, हो गया। उनको लगता है यही दुनिया है और इसी में घूमते रहते हैं, चारों सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें थोड़ा जो है दिमाग लगाएंगे, लेकिन अदरवाइज वो हिस्ट्री में ही लगे रहेंगे या ज्योग्राफी में कम लोग लगते हैं। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग खो जाते हैं उसमें, वो एकदम महारत हासिल करने लग जाते हैं। उनको लगता है बस यही जीवन है, इसी में सब कुछ हम निपटा देंगे, जो कि ऐसा नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि खाली आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के पास होने वाले हैं, बहुत कुछ और पढ़ना है। तो दैट इज द रीजन आई वांट कि आप एक जो है प्रॉपर सिलेबस ट्रैकर बनाएं, राइट ना। सिलेबस ट्रैकर में लिखें कि हाँ हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी कौन कौन सी हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी में लिखिए कि हाँ फिजिकल ज्योग्राफी पूछ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी पूछ रहा है। पॉलिटी में लिखिए कि खाली इंडियन पॉलिटी नहीं है, गवर्नेंस भी है। इकोनॉमी में लिखिए, एग्रीकल्चर लिखिए, राइट ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, राइट ना, इंडियन जो है ये सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी जो है, देन इंडियन सोशल इश्यूज, ये सारी चीजें जो है आपको क्या है, आपको सेट डाउन करना है। और फिर उसके बाद आपको जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको विजुलाइज करेंगे कि हाँ मेरी ट्रैकर में कहां पे आया ये, राइट, या फिर मैं कौन सी इसके लिए बुक फॉलो कर रहा हूं, कौन सा सोर्स फॉलो कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपको इस ट्रैकर में डालनी पड़ेंगी, ताकि आपके पास एक सेट प्लान है कि भाई ये सारी चीजें अगर मैं पढ़ लूं, है ना, तो बात बन सकती है। नाउ सेकंड स्टेप में आते हैं आप जो है सेकंड स्टेप इज अबाउट पीवाईक्यूज। अगेन PYQs ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, PYQs ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। देखिए हिस्ट्री जो है, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री देखिए ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ी जा सकती है ना, PhD भी करी जा सकती है। हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं कि नहीं सर हमको तो इंटरेस्ट है, हम मेसोपोटामिया भी पढ़ेंगे, हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो है जो पिरामिड है वो कैसा बना जो है ये भी हम जानना चाहेंगे कि पिरामिड कैसा बना हुआ है, राइट ना। ये सारी चीजें हम पढ़ना चाहेंगे। हम जो है तोमर डायनेस्टी का पूरा बैकग्राउंड समझना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि गुजरात की जो सल्तनत है, गुजरात की सल्तनत हम पूरा जानना चाहेंगे एंड टू एंड, राइट, विच इज समथिंग जो यूपीएससी नहीं पूछता है भाई, राइट ना। है वो हिस्ट्री ही, बट क्या यूपीएससी सब पूछता है? यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री में 1750 के पीछे नहीं पूछता है। अब कोई पूरा इंडियन रेनेसां वगैरह रटे हुए है, समझे हुए है कि हाँ सब पता है हमको, पर यूपीएससी पूछता ही नहीं है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछले 5 साल, है ना, 5 ईयर, पिछले 5 साल का जो है यू कैन से जो पीवाईक्यू है, पिछले 5 साल का पीवाईक्यू एकदम घोटना नहीं है ना, उसको देखना है। अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं तो आपको कम बातें समझ में आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको देखेंगे भी नहीं, एकदम हम जो है बिल्कुल ही गए गुजरे नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ भाई क्या क्या पूछ रहा है, कैसा कैसा पूछ रहा है, हिस्ट्री के सवाल। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें कैटेगराइजेशन करेंगे, है ना, कैटेगराइज करेंगे कि भाई हिस्ट्री से क्या क्या सवाल पूछ रहा है, एंशिएंट इंडिया से क्या क्या पूछ रहा है। अभी रिसेंट ट्रेंड ये है कि पिछले 5 साल से एंशिएंट इंडिया का जो प्रभाव है बहुत बढ़ता जा रहा है। एंशिएंट इंडिया काफी ज्यादा पढ़ रहा है ना, तो जो है उसे पूछना जो है, काफी पूछ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। यस, काफी ज्यादा पूछ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो जो चीजें वो पूछ रहा है वो समझना पड़ेगा। किस डेप्थ पे पूछ रहा है भाई? अर्थशास्त्र में सवाल पूछा कि उसने सोसाइटी से एक सवाल पूछ लिया कि स्लेवरी के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थशास्त्र में महारत हासिल करनी है, राइट ना, ऐसा कुछ नहीं। सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा जानना है, अर्थशास्त्र का व्यू जानना है कि इन चीजों के बारे में क्या है, बट पूरी अर्थशास्त्र ही पढ़नी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हाँ, तो पीवाईक्यूज विल हेल्प एंड पीवाईक्यूज आर समथिंग, जब भी आपको लगे कि हाँ मैं दिशा विहीन हो रहा हूं तो बस पीवाईक्यू पलट के देख लो, राइट ना, कि अच्छा ये पूछ रहा है ना। तो पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि हाँ भाई किस डायरेक्शन में आपको जाना है। वो गाइडिंग लाइट है पीवाईक्यूज, जो आपको बताता है कि हाँ इतना पढ़ना है या इतना नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है। थीम्स पकड़नी है, थीम, सवाल भी नहीं कि ये राजा पूछता, राजाओं से सवाल आता है कि नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन से हिस्ट्री में सवाल आता है कि नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी से सवाल आता है कि नहीं आता है, कल्चर से टेक्निकल सवाल आता है कि नॉर्मल सवाल आता है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें आप पहली बार में ही समझ जाएंगे जो स्टेप 2 है, लेकिन ये स्टेप 2 जो है ये चलता रहेगा, ये जो है पेरिनियल सा स्टेप है, ये हमेशा चलता रहेगा। अभी शुरुआत में आप देखेंगे कि कितना पीवाईक्यू है, जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे उसमें से क्या पूछा गया है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर देखेंगे कि हाँ जो है क्या पूछा गया था, क्या प्रैक्टिस करना है, जब आप रिवाइज करेंगे तो फिर इन थीम्स को देखेंगे। तो हाँ, तो पीवाईक्यूज एक हमेशा का एक गाइडिंग लाइट है, वो आपको बताता रहेगा कि आप कितना ट्रैक पे हैं, कितना ट्रैक पे नहीं है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हाँ पीवाईक्यू
PYQs। तो सिलेबस और PYQs आपको बताएगा कि कितना पढ़ना है, राइट ना, कि क्या क्या पढ़ना है, और PYQ बताएगा कि कितना डीप में पढ़ना है। इससे ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ये सिलेबस और PYQs ही आपके लिए तय करने वाले हैं। नाउ थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप इज लाइक कि हाँ, अब जो है थोड़ा फाउंडेशन पे जो है वर्क करने का वक्त आ गया है। स्पेशली जैसे मैं खुद इंजीनियर था, तो अब मैं था ही कहूंगा, राइट ना, जो है अब पिछले 10 सालों से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, तो अब जो है इंजीनियरिंग वाली जॉब तो मैं नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगा हाँ मैं था इंजीनियर था कभी, राइट ना। तो हाँ, जो है क्या मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ी थी पहले? नहीं, इसके पहले मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। मेरा बैकग्राउंड पढ़ी थी, क्लास 10th जो है तक पढ़ी हुई थी, लेकिन हाँ मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं था, मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं था, मेरा बैकग्राउंड पॉलिटी नहीं था। लेकिन जब मैं यूपीएससी की तैयारी में आया तो फिर क्या मुझे ये सब पढ़ना पड़ा? अब मेरे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या बैकग्राउंड था। अब जब यूपीएससी की डिमांड है कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें पढ़नी है तो पढ़नी है, राइट। जब तय कर ही लिया है कि इस दिशा में जाना है तो भाई उस दिशा में जो है जो जो जरूरत है करना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब आपका हिस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको नहीं पता कि अशोक पहले आया था या फिर अंग्रेज पहले आए थे, है ना भाई। हो सकता है कंफ्यूजन कि हाँ भाई पता नहीं है कि अशोका पहले आया था कि अंग्रेज पहले आए थे या मराठास पहले आए थे या जो है मुगल्स पहले आए थे, राइट। आइडिया ही नहीं है, तो कुछ भी बेसिक आइडिया भी नहीं है। तो अगर बेसिक आइडिया भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है तो आता है आपका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आप उतरते हैं एनसीईआरटीज पे। नाउ दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज बेसिकली फाउंडेशन। फाउंडेशन बेसिकली आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। अब इसमें मार्केट में घूम रही है बातें कि हाँ भाई जो है सारी 6 to 12 की सारी एनसीईआरटीज पढ़ डालनी है, राइट है ना। बच्चे खरीदे ले रहे हैं सारी एनसीईआरटीज, पूरा गड्डी लगा दिया है टेबल के ऊपर। अब जो है एक एक किताब खोल रहे हैं और एक किताब महीने भर चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये सब नहीं करना है ना। इसमें एनसीईआरटी पढ़ने का ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़ लेनी है, 6 से 12वीं तक सारी एनसीईआरटीज पढ़ डालनी है। नहीं, दिस इज मोर लाइक फेमिलियराइजेशन। दिस इज मोर लाइक कि आपको उस सब्जेक्ट का थोड़ा आइडिया हो जाए कि उसमें ऐसा ऐसा होता है, कुछ बेसिक चीजें, राइट ना। कि हाँ इकोनॉमिक्स में जो है आपको जीडीपी ही नहीं पता है, तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, राइट ना। बजट में क्या क्या चीजें, ऐसी जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो आपको पता चल जाए, है ना। एकदम बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, उसके लिए होती है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज में कोई रिसर्च नहीं करनी, बहुत बढ़िया से लिखा गया है, कहानी की तरह इसको पढ़ना है, राइट। एक फाउंडेशन क्रिएट कर देना कि हाँ ये सब मैंने सुना हुआ है, राइट ना। ये सारी चीजें मुझे जो है हल्का सा पता चल चुका है, जीडीपी वगैरह मैं समझने लगा हूं, इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। तो क्या सारी पढ़नी है? तो इसको थोड़ा लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो एक जो है इधर उधर की जो है कंफ्यूजन में जाने की बजाय हिस्ट्री में मैं कहूंगा कि आप हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। ओल्ड एनसीईआरटी जो है, जो मॉडर्न इंडिया और जो है ये बिपिन चंद्र वाली मॉडर्न इंडिया, सतीश चंद्र वाली मेडिवल इंडिया, और जो है आर एस शर्मा वाली एंशिएंट इंडिया, ये जो पुरानी 3 एनसीईआरटी है, बस इतना पढ़ लीजिए, खत्म करिए, इससे ज्यादा आगे मत बढ़िए, राइट ना। ज्योग्राफी में 11th 12th की एनसीईआरटी, बस है ना। ज्योग्राफी में 11th और 12th की एनसीईआरटी। अगर आपको और लगे कि नहीं यार मेरे पास समय भी है, मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकता हूं और थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड कर देता हूं, कर सकते हो आप, और भी पढ़ सकते हो, लेकिन 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लें, इट इज गुड इनफ। देन पॉलिटी में आपको पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और इन सब में जो है ऐसा खोना नहीं है, समझो इस बात को। इन सब में जो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटीज की, इन एनसीईआरटीज में खोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पन्ना पन्ना एकदम जो है एकदम कंठस्थ किए ले रहे हैं, राइट। उसके नोट्स भी बना रहे हैं, माइक्रो नोट्स भी बना रहे हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ये सिर्फ फैमिलियराइजेशन है, सिर्फ फाउंडेशन है, जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में कहानी इस तरीके से हुई है ऐसा सुना होना चाहिए, इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है भैया, ना। ऐसा नहीं कि हाँ हिस्ट्री अब इसी के हम नोट्स बनाएंगे, इसी को पढ़ेंगे खाली, ये नहीं होने वाला। अभी इसके आगे एडवांस बुक्स आएंगी जो अगर आपको कहानी क्लियर है हिस्ट्री में तो वो एडवांस बुक्स आपको सॉल्व करके दे देंगे, राइट। तो उससे ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है।
या तो इतना बहुत है, राइट ना। अगर इसमें आप और ऐड करना चाहते हैं तो 9th से 12th की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वगैरह है वो हल्का फुल्का यह पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पे यह पढ़ के इसके आगे आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ जाइएगा, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन एक जो है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको सारी डेफिनेशन जो है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राइट ना, जो है मनी मल्टीप्लायर है ना, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो जो बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं जो है आपकी इकोनॉमिक्स की, ये आपको पता चल जाएगा, राइट। उसके आगे कहानी ज्यादा नहीं ढूंढनी है। आप फिर भी पढ़ना चाहें तो हाँ, तो 11th और 12th सारी ही पढ़ सकते हैं, राइट ना, 11th प्लस 12th। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स खाली पढ़ ले, इतना बहुत है, इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एंड देन इन्वायरमेंट में क्लास 12 की बायोलॉजी, एक जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 की बायोलॉजी, और ये भी पूरी नहीं पढ़नी, लास्ट के 4 चैप्टर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हो। तो एनवायरमेंट क्या है, थोड़ा सा जो टेक्निकल पार्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी, स्पेशीज है ना, जो की स्टोन स्पेशीज क्या होती है, इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। इसमें ऐसा भी नहीं कि की स्टोन का डेफिनेशन याद कर लेना है ना, कौन सी पाइनियर होता है, पाइनियर की स्टोन, ये सब इतना दिमाग नहीं लगाना है। एक बार सुना होना चाहिए कि हर हाँ ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है, पढ़ लेंगे। जब हम मेन एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो चीजें पढ़ लेंगे। अब इसके ऊपर इन सारी किताबों में ऐसा खोना नहीं है, राइट ना। मैक्सिमम 1.5 महीना 2 महीना अगर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इतना टाइम इसके ऊपर बहुत है। इससे आगे लंबी लिस्ट नहीं बनानी है, इसी में नहीं खोना है। ऐसे हजारों स्टूडेंट होंगे जो एनसीईआरटी में ही खो गए, एनसीईआरटी उन्होंने शुरू करी, उसके आगे कभी बढ़े ही नहीं। उनको ऐसा लगता रहा कि जब तक मैं ये खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं आगे तैयारी नहीं कर सकता हूं। इनफैक्ट अगर आप इससे नहीं शुरू करना चाहते हैं तो भी ठीक है भाई, राइट। जैसे जैसे कि है क्लास में पढ़ाता हूं मैं, तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं कहता हूं कि हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री का हा भी नहीं सुना है तो भी आप क्लास में आके पढ़ सकते हो, वहां पे एनसीईआरटी वगैरह सब इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो हाँ, तो जो है नहीं भी पढ़ा है तो भी चल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स भी आपको बताते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, है ना, कि हाँ ऐसा 6 to 12 की एनसीईआरटी सारी पढ़ी है नहीं, इनफैक्ट ज्योग्राफी 11 12 भी उन्होंने नहीं पढ़ी हुई है, ऐसा भी आपको पता चलेगा। बहुत सारे टॉपर्स में मिला हूं जिनसे पता चला कि हाँ भाई इन्होंने ये सारी लिस्ट जो है कंप्लीट नहीं करी है। तो दिस इज नॉट अ सैक्रोसैंक्ट लिस्ट, दिस इज मोर लाइक कि आपका एक फैमिलराइजेशन हो रहा है, फाउंडेशन आपका क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ कॉन्सेप्ट पे, फैमिलराइजेशन पे फोकस करना, इससे ज्यादा इसमें जो है घुसना नहीं है बहुत ज्यादा। ओके चलिए, देन इसके बाद जो है एक चौथा स्टेप इसमें ऐड करते हैं, एक लाइट स्टेप हम ऐड कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप इज अबाउट करंट अफेयर। देखिए, कल को आप एक भावी डीएम बनने वाले हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हैं, फॉरेन ऑफिसर बनने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि दुनिया में क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, पॉलिटिकल जो है सिनेरियो क्या है, और ये कहीं ना कहीं चीजें और कनेक्ट होंगी जो आपको वहां की हिस्ट्री पता होगी। तो देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ जो है फोकस एज अ डीएम आपको क्या होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। तो करंट अफेयर यूपीएससी की प्रिपरेशन में सैक्रोसैंक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इसको बहुत जो है तवज्जो दी है, और कहीं ना कहीं जो सवाल वो पूछता है यूपीएससी, वो जनरली उन चीजों से पूछता है जो डिस्कशन में चल रही होती है। कई बार, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100%, बट कई बार हिस्ट्री के सवाल भी वही आते हैं जो डिस्कशन में चल रहे होते हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर ने कहीं जाके जो है लेट से किसी मूर्ति को इनॉग्रेट किया, अब वो मूर्ति किसकी है उसके ऊपर सवाल पूछ लिया गया, है ना। तो ऐसा भी होगा, है ना। अगेन 100% नहीं, 100% वही पूछेंगे जो है अभी करंट अफेयर में चल रहा था, लेकिन स्टिल बहुत सारे सवाल। अब जैसे साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में यूपीएससी ये नहीं पूछता है कि हाँ बॉल जा रही है इतनी वेलोसिटी से तो कितनी तेजी से जो है भिड़ेगी, उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका रिएक्शन फोर्स क्या, ये सब बातें यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा कि जीन्स में जो है कोई लेट से नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है, उसका भी टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं,
उसका उसका एप्लीकेशन क्या है, राइट ना, कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी लाइफ में किस तरीके से प्रभाव डालेगी। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक, नॉट लाइक कि हाँ वो जो है एकदम वो जीन जो है निकाल के ही यूपीएससी को दिखा देना है कि देखो सेल में से जीन हमने निकाल दिया है, राइट है ना, ये सब नहीं करना है। तो हाँ, तो हमें अपने आप को रोकना होगा, उसी उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर दसों किताबें, दसों जो है आर्टिकल सारे होंगे, उतना नहीं, जितना ज्ञान यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही जानना है। तो खैर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो लोगों से सुना ही होगा आपने कि द हिंदू पढ़े बिना काम नहीं चलता। तो दो न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। इंडियन एक्सप्रेस पिछले 10 सालों में इवॉल्व हो गया है बहुत ज्यादा, पहले द हिंदू ही पढ़ते थे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस भी इवॉल्व हो चुका है और दोनों पेपर अब बराबर ही माने जाते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहें, वो आपको सूटेबल लगता है तो ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट है, राइट, इजी टू डाइजेस्ट है, और इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सेंट्रिस्ट व्यू देता है। वहीं द हिंदू थोड़ा सा माना गया है कि हाँ थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट माना गया है। तो दोनों ही पेपर जो भी आपको इजी लगे पढ़ने में, जो भी आसान लगे पढ़ने में, वो आपके लिए ठीक है ना। मैं ऐसा भेदभाव नहीं करूंगा कि हाँ यही बेटर है, यही पढ़ना चाहिए, दोनों में से जो भी आपको लगे। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाँ अगर ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपको जीडीपी ही नहीं पता है, तो जो है बजट जान के क्या ही कर लोगे कि इस साल बजट में क्या हुआ, क्योंकि आपको जीडीपी नहीं मालूम है, राइट। आपको जो है बजट के बेसिक्स नहीं पता है कि हाँ रेवेन्यू रिसीव्ड क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं है। तो देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पहला फोकस इस पे होना चाहिए, खाली इस पे नहीं, फाउंडेशन पे होना चाहिए, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, रादर देन करंट अफेयर। करंट अफेयर इनिशियल स्टेज में पहले 3 महीने या पहले 5 महीने आपको करंट अफेयर में टाइम बहुत इन्वेस्ट नहीं करना। इनफैक्ट मैं कहूंगा पहले 8 महीने आपको करंट अफेयर में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। करंट अफेयर ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट, तो न्यूज़पेपर खाली पलटना है डेली बेसिस पे 40 to 45 मिनट्स, 45 मिनट्स भी मैं हायर साइड कह रहा हूं, इज गुड इनफ, राइट ना, इससे ज्यादा नहीं। तो पेपर खाली पलटना है, और एक जो आप इसमें इसको सपोर्ट करेंगे, आप इसको सपोर्ट करेंगे विद मंथली करंट अफेयर मैगजीन। है ना, आप मंथन पढ़ लीजिए, पीडब्ल्यू, राइट ना, फ्री मैगजीन है तो मंथन पढ़िए। अब देखो अगेन, अब जो है अभी आप क्या एक्सपर्ट हैं, आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि पॉलिटी में किस तरह की न्यूज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द इनिशियल फेज। तो आप उसको पेपर में ढूंढें, पेपर को कवर टू कवर पढ़ें, फिर उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि खाली आज पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। पेपर है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद तक क्या आपको ये बात याद रहेगी कि पेपर में ये लिखा था। अब या तो हम उसके नोट्स बना ले, जो कि आप बना सकते हो, लेकिन अभी क्या है कि बहुत कुछ और करना है, बहुत सारा काम और है। तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय एक एक्सपर्ट टीम है, राइट, पॉलिटी का कोई एक्सपर्ट है, कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट है, कोई जो है करंट अफेयर जो है क्या बोलते हैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट है, कल्चर का एक्सपर्ट है, जो भी चल रहा है और जो भी यूपीएससी में आ सकता है वो इस किताब में डाल दिया गया है। तो न्यूज़पेपर पलटिए ताकि आप अवेयर रहे, आपको पता रहे क्या चल रहा है। लेकिन इन दी एंड ये क्या है, ये आपकी बाइबल है ना, यही आपको बार बार पढ़ना है, इसी को रिवाइज करते रहना है। इसको भी सिलेबस की बुक मानिए, राइट। ये मत मानिए कि ये तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, ये मानिए कि सिलेबस में ये भी है। और आपको ये जो 12 किताबें 24 किताबें जो भी 2 साल में क्रिएट हो जाएंगी, इसी को हाईलाइट करना है, इसी को जो है पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी में से निकल के आएगा सारा जो है, जो भी पूछा जाएगा, है ना। वो बार बार वो पेपर की गड्डी जो है 2 सालों की, उससे कुछ नहीं होने वाला। कोई कटिंग वटिंग, मैंने बहुत सारी कटिंग करके रखी थी, है ना, कहीं कहीं चिपका देते थे। एक तो चिपकाने का आदमी भूल जाता है कि हाँ अच्छा ठीक है चिपका ही हुआ, किसी दिन पढ़ लेंगे, तो एक तो वो रिवीजन तो हो नहीं पाता, रिवीजन इसका हो पाता है। तो वो जो जितनी कटिंग थी जो है कहीं कॉपियों के बीच में रखी थी, है ना, कहीं चिपका दी थी, कभी काम नहीं आई। काम क्या आया, मंथली करंट अफेयर मैगजीन काम आई। तो आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन पर रिलाय करना है, बिकॉज देयर इज एन एक्सपर्ट टीम जो ये मैगजीन्स बनाती है, राइट ना। अपनी तरफ से इतना जो है दिमाग नहीं लगाना, भाई आपको पका के दे रहा तो खा लीजिए ना, उसमें दिमाग मत लगाइए कि हाँ नमक कहां से खरीदा था, है ना, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। खैर तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, यस करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक बात और करंट अफेयर के साथ हम करना चाहेंगे कि करंट अफेयर के नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स मैं कहूंगा एज अ बिगनर मत बनाइए, राइट। अभी आपने इतना पढ़ा नहीं है और जो है
कई लोग आगे भी नहीं बनाते है ना। करंट अफेयर के नोट्स तब बनाए जाते हैं जब मैं उस लेवल पे आ जाता हूं जहां मुझे फील होता है कि मुझे लेट से वुमेन के ऊपर एक आंसर अगर लिखना पड़े या पॉवर्टी के ऊपर एक आंसर लिखना पड़े, तो करंट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तो वुमेन के ऊपर वो 4-5 चीजें, 4-5 फैक्ट्स, नोट्स, वहां पे मैं करंट अफेयर के जो है यू कैन से नोट्स बनाना चाहूंगा। अभी क्या पूरा पेपर छापने बैठना है? नहीं। तो अभी ये समझ भी नहीं है। करंट अफेयर के नोट्स आपको हेल्प करेंगे जब आप आंसर राइटिंग जो है करना शुरू करेंगे, और तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, ऐसे ऐसे अंदर से भूख लगेगी, यार ये वाला जो है चीज हमको नहीं मिल रहा है, इसको जो है करंट अफेयर से उठाते हैं। तो ऐसी चीजों का आप एक सेपरेट नोट्स बनाएंगे, वो भी सिलेबस के हिसाब से, जो हमने पहले बात करी थी कि हाँ पॉलिटी का जो है पॉलिटी रिलेटेड कौन कौन से डायमेंशन हैं जहां पे मैं क्या क्या केस स्टडीज, क्या क्या जो है फैक्ट यूज कर सकता हूं। सिमिलरली इकोनॉमी में ऐसी कौन कौन सी चीजें, एग्रीकल्चर में ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें करंट अफेयर में चल रही हैं जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तो जब आप उस करंट अफेयर, उस तरह के करंट अफेयर को कंज्यूम होने लायक हो जाएंगे, तब वो करंट अफेयर के नोट्स बनेंगे, अपने आप बनेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये तो बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तब आप लिख पाएंगे। अभी आप जो है पूरा पूरा पेपर छापने लगेंगे, विच इज यूजलेस, किसी काम का नहीं आता है वो। तो अभी करंट अफेयर में इतना दिमाग नहीं लगाना है। इन दी एंड एक आप जो है पेपर पढ़िए और जो है एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है रेफर करिए, दैट्स इट। अगर आपको समरी देखते हैं यूट्यूब पे, है ना, तो करंट अफेयर समरी भी है चैनल पे, आप वो भी जो है देख सकते हैं। तो दैट इज गुड इनफ। चलिए और एक और आगे बढ़ते हैं। तो जो है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, करंट अफेयर भी हो गया, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है विच इज ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स नहीं सब्जेक्ट है, ये 500 नंबर जो है होल्ड करता है मेन एग्जामिनेशन में। अब कोई खास बात है तभी उसको मेन एग्जामिनेशन कहा गया है, सिलेक्शन मेन एग्जामिनेशन पे ही होता है। तो 500 नंबर ऑप्शनल से आते हैं, और 500 में से आप समझिए कि आप जो है 300 टारगेट कर सकते हैं, 300 मार्क्स, विच इज 1/3 ऑफ, है ना, 300 मार्क्स जो होते हैं 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स जो आप जनरली स्कोर करेंगे एज अ टॉपर। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो रफली 900 नंबर के आसपास आप जो है स्कोर करते हैं। इनफैक्ट रैंक 1 कह लो, जो रैंक 1 होता है वो 900 नंबर स्कोर करता है ना, 900 के आसपास। तो 300 नंबर यहीं से आते हैं। तो आपका पूरा 1/3 गेम ऑप्शनल पे ही डिपेंड करता है। तो ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। समझो कि दो बातें, एक तो जनरल स्टडीज है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, राइट, सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, ये सारी चीजें। बट वो क्या है, उसका नाम ही क्या है, जनरल स्टडीज। यूपीएससी चाहता है कि आपको उसमें जनरल नॉलेज हो, इससे ज्यादा यूपीएससी आपसे नहीं चाहता। यूपीएससी ये नहीं चाहता कि एक्सपर्ट स्टडीज, राइट, कि ऐसा कोई एक्सपर्ट आप बन के आएंगे, हिस्ट्री के एक्सपर्ट, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट, ऐसा यूपीएससी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो जनरल स्टडीज है, बाकी सारे पेपर्स में यूपीएससी मानता है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं। क्या है, जर्नलिस्ट। लेकिन ऑप्शनल में मानता है कि भाई ये सब्जेक्ट आपने चूज किया है, राइट ना, कि ये तो भाई आपकी चॉइस का सब्जेक्ट है, आपने चूज किया है। जो 40+ सब्जेक्ट की लिस्ट नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी, उसमें से आपने एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चुना है। अब ये जो सब्जेक्ट आपने चुना है, इसमें यूपीएससी मानेगा कि आपको महारत होनी चाहिए, आप इसके एक्सपर्ट होने चाहिए। ये हल्के में नहीं है कि हाँ जो है हल्का हल्का देखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा। ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, मेन एग्जामिनेशन में ही पूछा जाएगा, और इसमें आप महारथी हैं, एक्सपर्ट हैं। 500 में से 300 नंबर स्कोर करने वाले महारथी हैं आप। तो इसमें यूपीएससी जो है डीप पूछेगा, है ना, एकदम घुस घुस के पूछेगा। खाली सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, फिलोसफी भी पूछेगा, सब्जेक्ट का डेवलपमेंट भी पूछेगा, थ्योरीज पूछेगा कि हाँ ये बना ही कैसे। तो इस तरह की सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी, ऑप्शनल में देखने को मिलेगी। यानी ये वो टर्फ है जहां पे आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। अब ये जब ऐसा टर्फ है कि जिसपे मजबूती मांगता है, तो ये सब्जेक्ट चूज करना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल माना जाता है कि ऑप्शनल चूज करना शादी जैसा है, राइट, चेंज करना बहुत मुश्किल है भाई से, है ना। एक बार अगर गलत पार्टनर बन गया तो फिर आप गए, राइट ना, जिंदगी इधर की उधर हो जाएगी, है ना, तो परेशान ही हो जाइएगा। सो नाउ तो ऑप्शनल, तो इसी समय बात करते हैं ऑप्शनल चूज कैसे करना है। तो वही नोटिफिकेशन में आपको एक लिस्ट दी गई है जो हमने पहले स्टेप में बात करी थी। अब ये जो लिस्ट है, अब इस लिस्ट में आपको सबसे पहला सवाल जो अपने आप से पूछना है कि ग्रेजुएशन का कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इस लिस्ट में दिया हो, जैसे कि ग्रेजुएशन में लेट से आपके पास कॉमर्स था, राइट है ना, या फिर लेट से ग्रेजुएशन में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग था, है ना। अब ये मान लो आपका सब्जेक्ट है। अब ग्रेजुएशन जिसकी में ग्रेजुएशन करी हुई है,
मैं ये तो नहीं कह सकता 100%, बट मे बी आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, राइट है ना भाई, ठीक है। जरूरी थोड़े कि हाँ किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी हो तो मैं इसमें अच्छा ही होऊंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना। मैंने खुद जो है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, वैसे मरीन इंजीनियर हूं, बट क्या मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी एज एन ऑप्शनल? नहीं लिया था, क्योंकि यहां पर एक सवाल है कि क्या आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। तो जो आपका बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, अगर आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और वो सब्जेक्ट लिस्ट में भी है ना, और आप मान रहे हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट से तो कुछ भी पूछ लो, इतना आता है, तो हाँ, तो अगर ये सिचुएशन है तो देन यू शुड गो फॉर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, है ना। इसको अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो अगर इस वाले सब्जेक्ट में लेट्स से आपका कॉमर्स सब्जेक्ट था और कॉमर्स में आप अपने आप को 7 आउट ऑफ 10 एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो 7 आउट ऑफ 10 अपने आप को रेट कर सकते हैं कि मेरा ज्ञान 7 आउट ऑफ 10 है। चाहिए क्या? चाहिए 9 आउट ऑफ 10, पर कोई बात नहीं, जहां 7 तक है तो और पढ़ लेंगे, 8-9 भी हो जाएगा, क्या ही बुराई है। अगर थोड़ा सा कम भी आता है, लेट्स से मैं एकदम महारथी अभी नहीं हूं, आज मैंने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में इतनी महारत नहीं है, ग्रेजुएशन हल्के में पास हो गई है, तो इन दैट केस कोई बात नहीं, 7 तक तो पहुंच चुके हैं, 8 और 9 और पहुंच जाएंगे, और मेहनत कर लेंगे, जो पूरा सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसमें डीप घुस के रिवाइज करके बात बन जाएगी। तो एक नया सब्जेक्ट 0 से शुरू करने की बजाय 7 से शुरू करना बेटर है ना। तो हाँ, तो ग्रेजुएशन मेरी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हाँ मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये मेरी टर्फ है भाई, मेरा जो है होम ग्राउंड है, इसमें यूपीएससी पूछे भाई जितना डीप पूछना है, तो देन इट मेक सेंस। तो पहला तो देखो ये सवाल है कि ग्रेजुएशन वाला जो है स्टेप आपका, अगर ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट अगर आपका है ऐसा जिसमें आपको महारत है, तो देन इट्स डन। दूसरा स्टेप है कि भाई ग्रेजुएशन में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है सर जिसमें हमारी बहुत महारत हो, कोई बात नहीं, तो इन दैट केस कुछ 7-8-9 सब्जेक्ट की लिस्ट है, राइट ना, कि हाँ आपको फिर देखना पड़ेगा कि जो लिस्ट दी गई है इसमें आपको किस चीज में इंटरेस्ट बहुत आता है ना। अब जैसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, एंथ्रो बहुत पॉपुलर है इस समय, सोशियो बहुत पॉपुलर है, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर टॉप पे चल रहा है, ये कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट हैं। क्यों पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं? ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि कोई भी ले सकता है, राइट ना। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा तभी पीएसआईआर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले सकता है, बेसिक से सब्जेक्ट है, और अगर आप इसे पढ़ेंगे, है ना, जो है एक प्रॉपर अगर आप पढ़ाई करेंगे इस ऑप्शनल की तो हो जाएगी, राइट ना। फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब भी। तो अगर ये इनमें से आप जो है इस लिस्ट में से, राइट है ना, पबैड और लिखना चाहें आप पबैड भी लिख ले, पहले फिलॉसफी वगैरह भी था लेकिन अब बहुत स्कोरिंग नहीं रहा फिलॉसफी, साइकोलॉजी, राइट ना। तो हाँ, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें अब आप देखेंगे यूट्यूब पे वीडियोस, इनके थोड़ा डेमो वीडियोस देखेंगे, इनके आप थोड़ा सिलेबस देखेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा अब दिमाग, अब ग्रेजुएशन में मेहनत नहीं कर रही है तो ऐसा पका पकाए तो नहीं मिलेगा कि यही सब्जेक्ट है भाई एंथ्रो ले लो जाके, ऐसा कोई वन शू फिट फॉर ऑल ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आंख बंद करके ये नहीं कह सकता आप सारे लोग जाके एंथ्रो ले डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, है ना। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इन सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लग रहा है, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ूंगा मैं, राइट। दूसरा उसमें गाइडेंस अवेलेबल है ना, कि एक प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है। तो इसके बाद आपको तीसरा जो है इसमें एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा, विच इज गाइडेंस। जरूरी नहीं कि हाँ कोई टीचर ही हो, है ना, कोई अगर आपका सीनियर भी है जो आपको गाइड कर सकता है, जो बता सकता है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा समथिंग, देन ऑल्सो इट इज फाइन, है ना। तो हाँ, तो यूट्यूब पे अब आपको थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ी सी 1-2 दिन आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट टारगेट करिए, एंथ्रो, उसके वीडियोस देखिए, टीचर्स को देखिए, लोगों से बात करिए जो आपके सीनियर्स हो और ऑलरेडी वो सब्जेक्ट ले रखा हो, उनका एक्सपीरियंस पूछिए। अब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि वो अगर फेल हो गए हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट ही बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट लाइक कि हाँ मेरा तो नहीं हुआ तो तुम भी मत लो, ये कोई लॉजिक नहीं है। हर ऑप्शनल से कोई ना कोई सेलेक्ट होता है, कोई ऑप्शनल बुरा नहीं होता, सारे ऑप्शनल अच्छे होते हैं, है ना। आपको यह पता करना है कि आप उस ऑप्शनल के लिए अच्छे हैं कि नहीं। ऑप्शनल अपने आप में जो है क्या है, सब अच्छे ही हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ हार्ड एंड फास्ट कि भाई ऑप्शनल ये वाला अच्छा होता है ये अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू फिगर आउट कि आप उस ऑप्शनल के लिए अच्छे हैं कि नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है और एक आपको अपना बनाना पड़ेगा कि भाई ऑप्शनल मुझे डेली बेसिस पे क्या करना है, मुझे डेली बेसिस पे ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। डेली बेसिस इन द सेंस इनिशियल फेज में आप जो है डेली बेसिस पे एक स्लॉट इन्वेस्ट करेंगे ऑप्शनल में। तो चलिए, स्लॉट इन्वेस्ट करने की बात आई तो एक इसमें बात पहले और ऐड करें कि जो भी चीजें आप पढ़ेंगे एक माइंडसेट आपका और होना चाहिए।
छठे स्टेप पे आते हैं। एक माइंडसेट आपका और होना चाहिए, इज पहले मैं लिखूंगा रिवीजन। नोट मेकिंग, रिवीजन एंड नोट मेकिंग। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, राइट, जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक, जो है एडवांस बुक, जो भी आप पढ़ेंगे, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप वापस आके उसको रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बायोलॉजिकली इसी तरह बने हैं कि हम चीजों को भूल जाते हैं। भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ 6th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, 90% जनता यही नहीं बता पाएगी कौन से सब्जेक्ट थे कि नहीं थे, राइट। हाँ, ये नहीं याद होगा कि साइंस का मतलब फिजिक्स अलग था कि नहीं था, इन्वायरमेंट उस क्लास में था कि नहीं था, मॉरल साइंस, बहुत लोग बहुत चीजें भूल जाएंगे। तो हम बने ही इसी तरह से हैं कि हम चीजों को भूल जाते हैं। हमारा दिमाग इसी तरह से ऑपरेट करता है कि हाँ, जो है ऊपर से जो एकदम आप सतह पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, राइट। तो जब हम डिजाइन ही इसी तरीके से हैं तो भगवान चाहता है कि आप रिवाइज करें। आप जो है इसके खिलाफ नहीं जा सकते। आप सोचे कि मैंने एक बार पढ़ लिया है अब बस याद रहेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हर हाल में आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो आपका रिवीजन जो है ना, वो एक इंपॉर्टेंट यू कैन से प्लान एंटिटी है, वो आपके प्लानर में होना ही चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर हफ्ते कोई एक दिन डिसाइड कर दें। इनिशियल स्टेज में 1 डे पर 2 वीक, आगे जाके 1 डे पर वीक, और आगे जाके 2 डे पर वीक। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होने लगे वैसे वैसे आपका जो है रिवीजन वाला प्लान एंटिटी बढ़ने लगेगा कि अब ज्यादा चीजें पढ़नी, ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा भाई, है ना। तो धीरे धीरे आप है ना बढ़ाने लगेंगे। आगे जाके सिर्फ रिवीजन ही होगा भाई, ऐसा भी टाइम आएगा कि अब सब पढ़ लिया, अब सिर्फ रिवीजन ही करना, वो दिन भी आएगा। खैर, उस दिन का वेट नहीं करेंगे कि तभी रिवाइज करेंगे, बीच बीच में जो भी पीछे पढ़ा हुआ है पलटते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो रिवीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी जो कि मिस नहीं करनी है। अगर आपने रिवीजन मिस कर दिया तो पता चला पहले 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो पढ़ा है एकदम ही साफ हो जाएगा। आपको लगेगा उस समय तो बहुत अच्छा आता था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट अभी इसमें कमेंट करेंगे, राइट, है ना, कहेंगे हाँ सर सही कह रहे हैं, जब आपने उस समय पढ़ाया था हिस्ट्री शुरू में तो सारा याद हो गया था, सब याद हो गया था, लेकिन फिर हमने रिवाइज नहीं किया, अब भूल गए, है ना। तो हाँ, तो ये होने वाला है, तो ये ना हो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन करते रहेंगे हर हफ्ते एक दिन, राइट। या पहले इनिशियल स्टेज में हर 2 हफ्ते में एक दिन, फिर आगे जाके हर हफ्ते एक दिन, फिर जो है हर हफ्ते 2 दिन, फिर हर हफ्ते 3 दिन। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, खाली रिवीजन करना रहेगा, तो वो भी टाइम आएगा। खैर, एक और मुद्दे पे आते हैं, विच इज नोट मेकिंग। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अभी जो नोट मेकिंग है ना, अब ये बड़ा जो है यू कैन से दुविधा वाला टॉपिक है, नोट मेकिंग। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अब सब कुछ कॉपी में लिख लेना है। बच्चा कहता है सर सब डिक्टेट कर दो, आप सब कॉपी में लिख डालो। अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कुछ 19-20 सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में, है ना, कि हाँ 4 5 6 तो हिस्ट्री ही हिस्ट्री है, 2 ज्योग्राफी जोड़ लो, 8 सब्जेक्ट तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं ऐसे हम लोग, है ना। फिर पॉलिटी के 2 सब्जेक्ट हो गए, 10 हो गया। तो 10 तो हमें ऐसे ही बिना कुछ करे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे 20 सब्जेक्ट है, 20। अब अगर 20 सब्जेक्ट की थ्योरी अगर मैं आपको कॉपी में लिखवाने लगूं, है ना, अगर कॉपी में हम वर्ड बाय वर्ड पूरा लिखने लगे तो हम किताबें छापने लगेंगे और वो किसी काम नहीं आने वाला। वो एक तो वो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा, एंड ही नहीं होगा, उसी में लगे रहेंगे, खुश होते रहेंगे, नोट्स तो बन रहा है, एक दिन बन ही जाएगा, एक दिन खत्म ही हो जाएगा, वो दिन जीवन में कभी नहीं आने वाला। तो ये कभी नहीं करना है कि हमें किताबें छापनी है। आप पॉलिटी की किताब पढ़ रहे हैं, राइट, चाहे यूपीएससी वाला, चाहे जो है लक्ष्मीकांत। अब अगर आप लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, अब उसी पैराग्राफ को कॉपी में उतारेंगे, अच्छा तो बहुत लगेगा कि हाँ भाई वाह भाई हमने कॉपी में पैराग्राफ लिख लिया है, आप अपने आप को शाबाशी दे दीजिए, पर कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। इसके आगे पैराग्राफ कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आप वही लिखते रहेंगे, कॉपी पे कॉपियां भरते रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगी चीजें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरी किताबें अपनी कॉपी में उतारना है। नोट्स का मतलब यह होता है कि हाँ कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो मुझे चीजें याद दिला दे। अब जैसे मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूं, लेकिन मैंने लिखा कितना है, ग्रेजुएशन इंटरेस्ट ऑफ गाइडेंस। अब कोई कहे, अब एकदम से कोई क्लास में इसी समय आए कहे सर ग्रेजुएशन करनी है क्या, करवा रहे हैं क्या, वो कुछ भी समझ लेगा ग्रेजुएशन। पर हम और आप जिसने बात करी है, क्या हम लोग ग्रेजुएशन की मीनिंग समझ पा रहे हैं कि क्यों लिखा है मैंने ग्रेजुएशन,
राइट। ये रिवीजन जो है सर क्या रिवाइज करना है तो लिखा ही नहीं आपने। अगर कोई एकदम से अभी ये वीडियो ऑन करेगा तो उसे लगेगा कि ये पता नहीं रिवीजन कहां पे करना है। राइट, ये ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं, इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट जो है क्या चीज होती है, किस चीज में इंटरेस्ट की, वो नहीं समझ पाएगा, है ना। वही है कि जब आपने कोई किताब पढ़ी या फिर आपने कोई लेक्चर कोई क्लास अटेंड करी, तो इन दैट केस आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो इंपॉर्टेंट चीजें अपनी कॉपी में उतारनी है जिससे आपको पूरा डिस्कशन याद आ जाए। यही है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग ये नहीं है कि मैं उसी से पढ़ लूं, किताब हटा दूं। राइट, वो हटेगी किताब जब आप कई बार किताब रिवाइज कर देंगे और इवेंचुअली वो कीवर्ड्स, वो फ्रेमवर्क वो धीरे धीरे आपकी कॉपी में आने लगेगा, माइंड मैप कॉपी में आने लगेगा, और फिर जब उसी को देख के किताब पूरी पूरी याद आने लगे तो आप किताब रख दीजिएगा। लेकिन उसके पहले आपको किताब पढ़ते रहना है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते रहना है, और इवेंचुअली जो चीजें जो यू कैन से कीवर्ड है, जो फ्रेमवर्क है, वो अपनी एक पेजर में उतार लेना है। तो सिर्फ नोट मेकिंग ना कह के एक बेटर वर्ड है, इसको कहो माइक्रो नोट। तो नोट्स नहीं बनाने होते, माइक्रो नोट्स बनाने होते हैं। क्या माइक्रो नोट्स भी क्या पहली बार में ही बन जाते हैं? नहीं भाई, जब आपको पता हो कि हाँ भाई कीवर्ड है क्या, पता ही नहीं है तो पूरा पूरा पैराग्राफ उतारने लगेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि माइक्रो नोट्स पहली बार में बनने लगेंगे। पहली बार एक रीडिंग करिए, दूसरी बार आइए तब देखिए कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार आइए तब वो फ्रेमवर्क बनाने लगिए, चौथी बार आइए अच्छा इसमें ये और ऐड कर देते हैं, बात बनेगी, धीरे धीरे कहानी बनने लगेगी। तो इसमें मल्टीपल, इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल रीडिंग्स इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ना होगा, तब वो धीरे धीरे माइक्रो नोट्स की तरफ आप बढ़ेंगे। पहली रीडिंग में ही माइक्रो नोट्स ही बना लेना है, कई लोग इसमें भी बर्बाद हैं। रटना कि सर हमें सीधे माइक्रो नोट्स ही बनवा लीजिए, किताब कौन पढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। अब ये अगर पीडीएफ जिसने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, अगर ये पूरा स्टेप उसको मैं दे दूं, क्या वो समझ पाएगा कि क्या हो रहा है? रटना नहीं समझ पाएगा कि क्या 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 बात कर दी इन्होंने। लेकिन अगर आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया हुआ है, पूरी क्लास आपने देखी है, तो एक एक शब्द जो है आपको कुछ कुछ इसमें कह रहा है, एक एक शब्द के पीछे क्या है, कहानी है। तो माइक्रो नोट्स इज मोर लाइक कोडिंग, कि हाँ जो है आपने कोड कर दिया, उस किताब को उस पन्ने पे कोड कर दिया है। दिस इज समथिंग यू नीड टू डू इवेंचुअली। चलिए, तो खैर हमने नोट मेकिंग की बात करी। अब इस नोट मेकिंग के बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, टाइमलाइन, टाइम फ्रेम, यार हम लोग क्लास करेंगे तो क्लास में जो है सिर्फ और सिर्फ मैं टाइमलाइन से पढ़ाता हूँ। राइट, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स, यही सब हम लोग डिस्कस करते हैं। रटना की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, आपको चीजें किस तरीके से हुई टाइमलाइन पता होनी चाहिए, और उस टाइमलाइन पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग यू नीड। पूरी पूरी कहानी की, हाँ फिर गांधी जी स्टेज पे चढ़े, फिर उन्होंने माइक ठीक किया, ये सब जान के क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी इवेंट है, किस बारे में। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। राइट ना, तो हाँ, तो नोट मेकिंग हम समझते हैं कि हाँ इट इज मोर अबाउट क्रिस्प तरीके से नोट्स को बनाना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट डेली रूटीन। तो स्टडी रूटीन की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। एक बचपन में लोगों ने कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश वाली, है ना, कि हाँ जो कछुआ है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, वो जो है धीरे धीरे चल रहा है बट चले जा रहा है। लेकिन एक है खरगोश जो कि बहुत तेज दौड़ता है भाई, है ना, खरगोश और इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो क्या एकदम से झोंक देता है, तेजी से निकलता है, फिर थक जाता है, कहता जाओ थोड़ी देर सो लेते हैं यार। अब एकदम से आप अपने आप को बर्नआउट कर देंगे, एकदम दौड़ लगा देंगे कि आज ही पूरी किताब खत्म कर देनी है, तो क्या होगा, आप बर्नआउट हो जाएंगे। आप जो है एक दिन में 16 घंटे खींच देंगे, फिर अगले एक हफ्ते पड़े रहेंगे कि हाँ यार बहुत थक गए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये स्प्रिंट की तरह आपको इसे टेकअप करना है कि दौड़ लिए पूरी दम लगा के, नहीं, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। डेली के टारगेट से इस पूरे सिलेबस को आपको ब्रेक डाउन करना है महीनों में, महीनों को ब्रेक डाउन करना है दिनों के टारगेट में, और फिर डेली बेसिस पे ये टारगेट क्या है, कंप्लीट करना है। डेली बेसिस पे चीजें पढ़ना है, डेली बेसिस पे धीरे 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 करके सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं खींचना है कि हाँ इसी महीने पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी, पूरी ज्योग्राफी सब पढ़ डालेंगे।
ये सब टारगेट्स नहीं देने, ये सब टारगेट्स आपको बर्नआउट कर देंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता है, ये मैंने क्या ही उठा लिया है, ये तो सिर्फ IITians और IIM वालों से ही हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, कि आप अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट हैं, यही आपकी प्रिपरेशन में सिलेक्शन करवाएगा। तो हां, तो डेली बेसिस पे, तो डेली रूटीन आपका होना चाहिए। इस डेली रूटीन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हां, डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे, यही सुनना चाह रहे थे आप, 6 से 8 घंटे आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब इसमें आपको जो है एक प्रॉपर स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे कि इनिशियल फेज में आप समझ गए होंगे अब तक, तो उसकी बात करते हैं। तो इनिशियल तो स्टडी रूटीन में सबसे पहले जब मैं स्टडी रूटीन बनाता हूं तो लिख देता हूं सोएंगे कितने बजे, तो लेट से 11 बजे सो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ना है कि हाँ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा ज्ञान में नहीं दे रहा हूं। राइट ना, बच्चे रात में पढ़ के भी सेलेक्ट हुए, सुबह पढ़ के भी सेलेक्ट हुए, दिन में पढ़ के भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो है रात वाला ही सेलेक्ट होता है या दिन वाला ही सेलेक्ट होता है। आपकी बॉडी क्लॉक या आपका दिमाग जो कहता है कि जो टाइम आपके लिए सूटेबल है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, दिन में जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि आप दिन भर पढ़ाई करें, फिर आपको रात इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। राइट, कुछ बच्चों को लगता है कि हाँ रात को शांति रहती है, रात को जो है कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मेड नहीं आती, मेहमान नहीं आते, बाहर भी सन्नाटा, एकदम शांति बढ़ते हैं, फिर दिन में सो लेते हैं। राइट, वो भी ठीक है भाई। कोई कहता है कि नहीं सर रात में तो जो है यू नो नींद आती है, हम दिन में पढ़ेंगे, हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, एकदम दिमाग खुल जाता है। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए जो भी वर्क करे है ना, जिसमें भी आपकी एफिशिएंसी आए, जिसमें आपको पढ़ने में समझ में आए, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपका मन लगे, वो कर लीजिए, है ना। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ यही टाइम ठीक है। तो एक रैंडम टाइम में ले रहा हूं कि 11 बजे रात को सो जाएंगे और सुबह जो है कितने बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, 6 बजे उठ जाओ, चलो 6 AM। राइट ना, 6 AM जो है आप उठ गए, 1 घंटे आप फ्रेश हुए और लेट से 7 बजे से 10 बजे तक आपने खींच दिया, 7 to 10, 3 घंटे का एक स्लॉट। राइट ना, अब इसमें आप क्लास कर दीजिए, और इसमें जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिस्टम्स कि हाँ हमें एक प्रॉपर एक रूटीन दिखे, तो लेट से इसमें स्टैटिक सब्जेक्ट डाल देते हैं। कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, राइट ना, ये सब्जेक्ट हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। तो ये हमारा स्लॉट 7 से 10 का एक स्लॉट हो गया। राइट, बढ़िया पढ़ाई हो गई। अब 10 बजे आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, जो भी आपको करना है चले जाइए। अगर 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है तो भाई इसको आधे घंटे 1 घंटा कुछ ऊपर नीचे शिफ्ट कर लीजिए, आधे घंटे और पहले उठ जाइए, ये 6:30 शिफ्ट कर लीजिए, है ना, आधे घंटे में फ्रेश हो लीजिए और पढ़ाई करिए। तो 7 से 10 का मॉर्निंग एक स्लॉट आप बना दीजिए। एक आफ्टरनून स्लॉट बना लीजिए, लेट से 1 बजे का, 1 से 2 के बीच में। दिस कैन बी करंट अफेयर, जिसमें आप जो है पिछली मंथली मैगजीन भी पढ़िए और थोड़ा न्यूज़पेपर पलट लीजिए। राइट, क्योंकि मंथली मैगजीन तो अगले महीने आएगी ना, ऐसा थोड़े आज वाला कंटेंट मंथली मैगजीन में आ जाएगा। तो पिछली मंथली मैगजीन डेली बेसिस से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे खत्म करिए। ऐसा भी नहीं कि एक साथ बैठ के खत्म करना है, तो धीरे धीरे आधे घंटे डेली बेसिस से मैगजीन पढ़िए, आधे घंटे 15 मिनट जो है न्यूज़पेपर पढ़िए, बस इतना बहुत है। फिर एक दूसरा स्लॉट, अब अगर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं तो ये लंच टाइम हो सकता है आपका, लंच भी कर रहे हैं साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हाँ कैंटीन में मस्ती ही करी जाए, थोड़ी देर के जो है भाई जो प्रिपरेशन वाला दौर है, तपस्या मांग रहा है भाई, तो थोड़ी तपस्या कर लीजिए ना। जब यूपीएससी चाहता है कि हाँ ये सब आपको पढ़ के आना है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मैं कैंटीन में समोसे खा रहा था उसके चक्कर में करंट अफेयर नहीं पढ़ा। अगर आप वाकई सेलेक्ट होना चाहते हैं तो थोड़ा त्याग, थोड़ा बलिदान, थोड़ा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई उपाय नहीं है। तो हाँ, तो अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में जो है पीछे बैठ के चुपचाप पढ़ाई करिए, धीरे धीरे टिफिन खाते रहिए और ये न्यूज़पेपर निपटा दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, तो इन दैट केस तो भाई पूरा दिन ही आपका है, तब तो फिर 10 घंटे आप इन्वेस्ट करिए। खैर, फिर आप एक शाम का स्लॉट में चाहूंगा कि आप इन्वेस्ट करें। अब ये शाम का स्लॉट लेट से 5 से 8 बजे का हो सकता है, 5 to 8। अब 5 to 8 का ये स्लॉट इनिशियल स्टेज में आप इसको ऑप्शनल के लिए भी रख सकते हैं, है ना, कि हाँ 3 घंटे डेली एक क्लास कर लीजिए, चाहे जो खुद पढ़ लीजिए, जैसे भी आपको करना है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बैच का पार्ट है आप जैसे भी। तो हाँ, तो ऑप्शनल आप तैयारी करिए, धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने में आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा,
यहां पे भी स्टैटिक सब्जेक्ट ही आ जाएगा, फिर तो आपका जीएस वाला सब्जेक्ट भी खत्म होने लगेगा। तो धीरे धीरे आपकी तैयारी बढ़ने लगेगी। इतना भी अगर आप डेली बेसिस पे करना चालू कर देंगे और डेली करते रहेंगे, डेली करते रहेंगे, तो डेली अगर आप लेट से जो है इस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 7 घंटे दे रहे हैं, तो आप जो है 20 दिन भी अगर तैयारी करते हैं, 25 दिन तैयारी करते हैं, तो 25 × 7, राइट ना, कितना 175 घंटे समथिंग हो गए, विच इज अ गुड डील, राइट ना, कि आपकी काफी सारी तैयारी काफी सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे सही होने लगेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होने लगेगी। तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा करके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एग्जाम की तरफ, आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, राइट ना। अब आपके पास समय है भाई। अब अगर कोई कहे कि नहीं सर हमें तो और पढ़ना है ना, तो हाँ, तो ये 8, ये 10 से 11 एक और स्लॉट हो सकता है, राइट, 9 से 11 हो सकता है। यहां पे एक स्लॉट आप डाल सकते हैं 1-2 घंटे का, पॉसिबल है। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है तो आप और पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। ये तो मैं कह रहा हूं बेयर मिनिमम, अगर मैं जो है आपसे 6-7 घंटे एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो वो ये बेयर मिनिमम वाला एक्सपेक्टेशन है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक पढ़ने में एक टेक्निक होती है, पोमोडोरो टेक्निक। तो इसकी बात करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बर्नआउट ना हो। आप जो पढ़ें ऐसा ना हो किताब खुली हुई, तो हुआ होगा आपके साथ, है ना, कि कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, है ना, कि हाँ जो है कभी कभी क्या होता है, किताब खुली हुई है, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि दिमाग थक चुका है, दिमाग पढ़ने नहीं दे रहा है, वो आपको दुनिया भर की बातें सोचवा रहा है कि हाँ भाई जो है अगर मैं जॉब ले लेता तो ये होता, जॉब के साथ करता तो ये होता, दोस्त की शादी भी हो रही है ना, शादी में जाऊं कि ना जाऊं, मेरी शादी कब होगी, वो कहीं चली ना जाए, ऐसे करके बहुत सारे सवाल आपको परेशान करते रहेंगे। अब जरूरी है, क्यों 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 ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने आपने कहीं ना कहीं एक टारगेट नहीं लिया है कि हाँ ये 3 घंटे का स्लॉट है या 2 घंटे का स्लॉट है या 1 घंटे का स्लॉट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने दिमाग को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भाई ये 3 घंटे का जो है स्लॉट है या 2 घंटे का स्लॉट है, और इसमें मुझे ये सारी चीजें खत्म करनी है, ये सारी चीजें मुझे पढ़नी है। अगर आपने इस तरह का टारगेट नहीं लिया है तो दिमाग आपको दुनिया घुमाता रहेगा, है ना, पूरा परिवार, दुनिया, कॉलेज, स्कूल, दोस्त सब याद आते रहेंगे, तो बात नहीं बनेगी। तो इसमें बहुत अच्छी टेक्निक है विच इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आप एक टाइमर लगाओगे, टाइमर, एंड दिस टाइमर विल बी ऑफ 25 मिनट टाइमर। और जब आप 25 मिनट का टाइमर कॉन्शियसली लगाते हैं कि हाँ ये 25 मिनट है जिसमें मुझे ये 10 पन्ने खत्म करने हैं या 8 पन्ने खत्म करने, ये मेरा टारगेट है और मुझे 25 मिनट ही पढ़ना है, तो आपका दिमाग आपसे कहता है कि बस 25 मिनट, क्या बात है, तो बहुत ही आसान है, 25 मिनट तो हो जाएगा। आप शुरू में छोटा टारगेट भी दे सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, फिलहाल 25 मिनट इज गुड। तो 25 मिनट का आपने टारगेट लिया है जिसमें आपने दिमाग से कहा है कि 25 मिनट में जो है मुझे ये 8 पन्ने खत्म करने हैं, तो दिमाग कहता है कि अच्छा बस इतना ही है, चलो ठीक है यार 25 मिनट ही तो लग जाते हैं। तो दिमाग पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ उसमें घुस जाता है और आप एकदम पढ़ने लग जाते हैं, सब समझ में आने लगता है, लगने लगता है। आपको दिमाग दुनिया नहीं घुमाता क्योंकि दिमाग को पता है कि अभी 25 मिनट बाद फ्री हो जाएंगे, फिर दुनिया घूमेंगे, राइट। फिर जब ये जो 25 मिनट बीते, तो ये बहुत इंटेंस स्टडी है, इसमें 5 मिनट का रेस्ट होता है जिसमें आप थोड़ा पानी पी लीजिए, एक गाना सुन लीजिए, नुसरत फतेह अली खान को सुन लीजिए थोड़ी देर, राइट ना, तो हाँ तो थोड़ी देर जो है सोनू निगम सुन लीजिए, जो आपको पसंद है भाई, है ना, तो हाँ तो 5 मिनट जो है एक छोटा सा जो है आप ब्रेक लेते हो, थोड़ा पानी वानी पीते हो, और फिर दिमाग से कह दो 25 मिनट और यार, एक बार और, है ना, तो फिर आप एक 25 मिनट का एक और शॉट शुरू करते हो। ये वो वाली कहानी है ना, ऑल इज वेल वाली, ऑल इज वेल, है ना, क्या दिल को बता रहा हो अरे इतना ही पढ़ना है, बस 25 मिनट ही पढ़ना है, तो दिल कहता है अच्छा बस 25 मिनट, आहा क्या बात है, वो लग जाएगा पूरी तरह से, तो हाँ तो 25 मिनट आप और लगो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो। आप इसी साइकिल को रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, है ना, जितने भी घंटे का स्लॉट है उतनी देर करो। इससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई होगी, राइट ना, आप भटकोगे नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। इसमें एक रूल और है, कोई भी दुनिया भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई आपसे बीच में नहीं कह सकता कि बेटा जाओ धनिया लेके आओ, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं सुनेंगे। इस बीच में हम जो है सिर्फ एकदम एकाग्र होकर तपस्या में लीन है, कोई कुछ भी कहे, है ना, कहता रहे, चिल्लाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी आपको नहीं पता जो है डिस्टर्ब करेगा, पहले से बोल दो कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, पढ़ने जा रहा हूं मैं। एक बात, कोई फोन नहीं आ सकता, कोई सोशल मीडिया वगैरह आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो हाँ, तो ये वो टाइम होता है जिसमें देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस। और जब आप ये डिसाइड ही कर लेते हैं कि हाँ सोशल मीडिया मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा,
तो फोन चाहे आप ऑफ कर दो, चाहे फ्लाइट मोड पे डाल दो, जो करना है ना, फोन किनारे कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल के टाइमर लगा दो उसमें, सिंपल। राइट, हाँ तो कहीं भी आपको फोन भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस 25 मिनट में आप फोन नहीं छू सकते हैं। राइट ना, ये सिर्फ पढ़ाई का जोन है। इससे क्या होगा कि आप सही में पढ़ाई करेंगे, खाली घंटे नहीं गिनेंगे, 2 घंटे दिए मैंने पढ़ा, है ना, सही में कुछ नहीं पढ़ा। तो हाँ, तो पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली एंश्योर्स कि आप पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट ना, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो है आप इसे 50 मिनट और 10 मिनट लेके जा सकते हैं, आप इसे 2 घंटे 20 मिनट लेके भी जा सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। राइट है ना, दिस इज लाइक जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाएंगे, जैसे जैसे अपना दिमाग का जो है लिमिट है बढ़ता जाएगा, तो 25 मिनट से 30 मिनट या फिर 35 मिनट, फिर जो है 40 मिनट, 50 मिनट, धीरे धीरे ग्रो करते रहिए। शुरू में आपका मन भागेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ जाएगी। इवेंचुअली समझो कि मेन एग्जामिनेशन में एक पेपर 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे एकाग्र मन से लगे रहना होता है। तो अपने आप को इतना ट्रेन करना है कि 3 घंटे कोई और थॉट दिमाग में आए ना। आपका टोटल स्टडी स्पेल, राइट है ना, एक बार का, है ना, एक सेशन का कम से कम 3 घंटे का हो जाए। दिस इज समथिंग यू नीड टू एंश्योर। चलिए खैर, तो ये हमने 7 स्टेप जो है बात करी है। अब बात करते हैं कि कुछ मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तो एक स्टेप इसमें और आगे चलते हैं। और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्चुअली स्टेप नहीं है, दिस इज लाइक कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है अपनी तैयारी के दौरान। राइट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग ध्यान रखेंगे। पहली बात तो हमने ऑलरेडी बात करी कि सिलेबस और पीवाईक्यूज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको दोबारा लिखना बनता है। तो कुछ मिस्टेक्स जो हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, है ना, कुछ पिटफॉल है, मैंने भी अपनी तैयारी में करा है ना, गलतियां करी हैं, कुछ दूसरों की गलतियों से सीखा है। तो मैं आपको कुछ गलतियां बता रहा हूं जो आपको नहीं करनी है, किसी भी हाल में नहीं करनी है। पहली बात है सिलेबस और पीवाईक्यूज। इसीलिए यहीं से कहानी शुरू करी थी। ये दोनों ही चीजें सुपर इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट में इतना नहीं खो जाना है कि बाकी की तैयारी पूरा भूल जाओ, भटक जाओ, इतना नहीं खो जाना है ना। एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट जितना ही रिस्पेक्ट देना है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज आपकी सोर्सेस। ये बात आपने बहुत लोगों से सुनी होगी कि लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए, बहुत ज्यादा सोर्सेज। अब आपने एक बार जेलेट से इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ ली, अब आप कहिए नहीं हम एक और किताब पढ़ेंगे, है ना, वो वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, वो दोस्त ने कहा कि उन्होंने और अच्छा लिखा है, और बढ़िया किताब है। 90% चीजें सेम ही होने वाली। राइट, कितना भी अच्छा किताब होगा, 90% चीजें सेम ही होंगी। तो उस एक्स्ट्रा 10% की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हाँ यही सवाल आ जाएगा। तो समझो कि 90% आपने पढ़ लिया ना, उस पर भरोसा रखिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। तो जब आप एक सोर्स रखेंगे तो आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। जब आप मल्टीपल सोर्सेस जो है जब पढ़ेंगे तो आप उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, खाली आपको अच्छा लगता रहेगा, नया किताब पढ़ रहे हैं, नया कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो अंदर से एक फील गुड फैक्टर होगा, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको उस सब्जेक्ट में कमांड है। तो हाँ, तो यहां पर सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं और सोर्सेज लेस रखने चाहिए, 1 या 2 रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रिवीजन। एक सोर्स को बार बार रिवाइज करिए रादर देन कई सोर्स को एक बार पढ़ा जाए। ये बात बहुत ही क्लीशे हो चुकी है, बहुत जो है लोगों ने कही है, पर जनता मानती नहीं है, इसे बार बार कहना पड़ता है। राइट, कितनी बार भी कह लो तब भी नहीं मानते, कह नहीं सर 2 किताब और बताइए, है ना। तो हाँ, तो इस पे ध्यान रखिए। दूसरा एक बहुत बड़ा पिटफॉल है आजकल कि थोड़ा ज्यादा ही गाइडेंस अवेलेबल है। तो टॉपर स्ट्रैटेजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल नो डिसरिस्पेक्ट टू द टॉपर्स, राइट है ना, उन्होंने मेहनत करी है, क्वालिफाई किया है, सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छी बात, राइट है ना, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बढ़िया भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां पे है कि देखो इस पूरी जर्नी में, राइट है ना, मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली कोई बाय रोड जा रहा है,
अब कोई आपसे कहेगा कि भाई आप जो है ऐसा करिए, पूरे पूरे रास्ते जो है 90 की स्पीड से चलिएगा, राइट ना, कि 90 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, है ना, जो है बढ़िया। कोई कहेगा नहीं मैंने तो 110 पे चलाई थी और मैं भी पहुंच गया। कोई कहेगा मैंने 120 पे चलाई थी, मैं भी पहुंच गया। कोई कहेगा कि हाँ मैं तो चेंज कर रहा था, कोई 60 पे चला, कभी 60 पे चलाता था, कभी 120 पे चलाता था, तब भी पहुंच गया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे, कौन सी स्पीड से गाड़ी चलाऊं कि हाँ मैं लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाऊं, है ना। ये नहीं करना है। हर किसी की अपनी अपनी जो है स्ट्रैटेजी है, जो उन्होंने अपने हिसाब से डिवाइस करी और उससे वो सेलेक्ट हुए। वो गलत नहीं है, पर हाँ सबकी अलग है। यस, सबकी अलग है। तो कहीं ना कहीं आपको सुनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉपर स्ट्रैटेजी देखना ही बंद कर दीजिए, बट हाँ ये सारी टॉपर स्ट्रैटेजी से कंफ्यूज होना बंद कर दीजिए। आप 2-3 वीडियोस को देखिए टॉपर्स के, राइट है ना, देखिए कि हाँ समझिए कि हाँ भाई कोई सेलेक्ट हुआ है तो उसने ऐसे 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 किया था। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा हाँ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट ना, इसने ऐसे किया था तो मैं भी यही यही करूंगा। दैट इज गुड। लेकिन हाँ इसने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई कह रहा है कि हमें नहीं पढ़ना है। कोई कह रहा है कि हाँ जो है ये वाली किताब पढ़नी है, वो कह रहा है कि हाँ नहीं पढ़नी है। कोई कह रहा है कि मैंने नोट्स बनाए थे, कोई कह रहा है हमने नहीं बनाए थे। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर वो तो अलग अलग बता रहे हैं, क्या ही करें। आपके लिए जो वर्क करता है ना, इसीलिए हम लोग एक बेस की बात कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। आप इसमें इंप्रोवाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, राइट है ना। कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है तो आपको भी सुबह 4 बजे ही उठ के पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं कहीं लिखा हुआ है। तो आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। अभी बिगिनर लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे, प्रो लेवल पे, आप चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, वो इवॉल्व होंगे आप धीरे धीरे। बट उसको लेके फ्रस्ट्रेट मत होइए कि मुझे इसी को कॉपी करना है, मुझे इसे भी कॉपी करना, इसे भी कॉपी करना। इसे 10 लोगों को कॉपी आप नहीं कर पाएंगे। आपको चुनना पड़ेगा कि अगर आपको कॉपी ही करना है, अगर आपको किसी के पाथ पे चलना ही है तो आप उसके पाथ को चलिए। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने कही होगी जो अलग अलग टॉपर्स ने निगेट करी होगी, राइट। कि किसी ने कहा होगा कि एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ लेना, राइट। किसी ने कहा होगा कि हाँ जो है नोट्स बिल्कुल मत बनाना, कहा होगा भाई, है ना। तो हम उसको लेकर नहीं चल सकते। आप जिसको भी फॉलो करना चाहे फॉलो करें, बट किसी 1 या 2 या 3 लोगों को फॉलो करें। ऐसे 10 लोगों को फॉलो करके परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। मैं कह रहा हूं 10 बातें सही हैं जो कह रहे हैं, राइट ना। मैं कहीं नहीं रहा कि कोई गलत कह रहा है। 10 बातें सही हैं, उनके लिए सही है। आपको वो ढूंढना है जो आपके लिए सही हो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये कहीं ना कहीं आपको भड़का देगा, कंफ्यूज कर देगा। इस कंफ्यूजन से बचिए। देन अनदर थिंग इज आजकल का फैशन है एक, राइट ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मोटिवेशनल वीडियोस। मोटिवेशनल वीडियोस बहुत जरूरत पड़ जाती है मोटिवेशनल वीडियोस की। बट पहले समझो कि मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत क्यों पड़ती है। मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत तब पड़ती है जब आप डीमोटिवेटेड होते हो। डीमोटिवेटेड आप कब होते हो? आप डीमोटिवेटेड तब होते हो जब जो करना था वो आप नहीं करते हो और धीरे धीरे अंदर एक गिल्ट आने लगता है कि जो करना चाहिए था मैंने किया नहीं, अब मेरा क्या होगा, है ना। तो कोई जामवंत आए और मुझे जो है बताए मेरी शक्तियों के बारे में, और फिर मैं उठूंगा और फिर मैं उड़ूंगा, राइट। ये सारी बातें जो है आपके दिमाग में आती रहती है। तो द क्रक्स इज कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो डिसाइड किया था आज पढ़ने का, अगर आपने उसको पढ़ लिया, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आज का टारगेट तो पूरा हो गया, आज ये पढ़ना था, अब मैंने पढ़ लिया। 4 घंटे पढ़ाई करी है या 8 घंटे पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत से करी है। आज मैंने टेस्ट दिया है, टेस्ट में नंबर भले कम आए हैं, लेकिन जो है तैयारी मैंने अच्छी चल रही है मेरी। मैंने टेस्ट दिया है, अब नंबर कम है लेकिन मुझे पता है कि कहां पे कम है, अब मैं उसको पढ़ूंगा। तो जब आप ये वाले स्टूडेंट बनेंगे जो कि पढ़ाई कर रहा है, डेली बेसिस से पढ़ाई कर रहा है, अपने आप को टेस्ट में जज भी कर रहा है और अकॉर्डिंगली इंप्रूव भी कर रहा है, तब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी ऐसा लगे बहुत डिमोटिवेटेड हो गए हैं तो थोड़ा सा जो है ऐसा कुछ आपने मोटिवेशन ले लिया, वर्क्स फाइन। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो ही हमको गाइड करेगा, मोटिवेशन देगा, तभी हम डेली बेसिस से पढ़ाई कर पाएंगे। दिस इज अ मिथ। ये कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि फिर वो मोटिवेशन आप ढूंढते रहते हो। आपको लगता है और नीचे मिलेगा, है ना, और नीचे जाके देखते हो आप, और नीचे, ऐसे नीचे जाते जाते आपको लगता है कि बिल्कुल ही नीचे तक चला जाऊंगा, पर वो नीचे खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट ना। वो रील चलती ही जा रही है। तो रील से बाहर निकल के रियल दुनिया में आइए। मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करें। आप कछुआ बनिए भाई, हम मुझे खरगोश नहीं चाहिए, आप कछुआ बनिए। डेली बेसिस पे अगर आप कछुए की तरह पढ़ते रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। आपको पता है कि हाँ ये धीरे धीरे करके सिलेबस खत्म होगा, एक दिन आएगा जब मैं प्रो बनूंगा, एक दिन आएगा जब मेरे प्रीलिम्स में इतने मार्क्स आ रहे होंगे मॉक में कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा, एक दिन आएगा जब जो है मेंस रैंक में बन जाऊंगा और मेंस में सेलेक्ट हो जाऊंगा, पर वो धीरे धीरे होगा। आज ही सब मैं घोट के पी लूंगा, आज ही रैंक 1 बन के जो है तैयार हो
हो जाऊंगा, भगवान स्वयं जो है प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ तथास्तु सेलेक्ट हो जाओ। ऐसा कुछ एक दिन में नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन वो एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही आगे ये होने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डेली बेसिस से पढ़िए, आप ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहेंगे। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन मत ढूंढिए, इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट करिए। और इंटरनल मोटिवेशन आता है एक्शन से। जब आपका एक्शन सही होगा, कर्म सही होगा, आप जब सब चीजें पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, देन ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो आपका रिलायंस जो होना चाहिए वो इंटरनल मोटिवेशन पे होना चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन पे कि हाँ कोई स्पीकर कह रहा है कि हाँ जो है तुम ही बादशाह हो, है ना, वो सब नहीं करना है। चलिए दूसरा जो है, एक तीसरा जो इशू है जो हमने ऑलरेडी कवर भी किया इज रिवीजन। इनफैक्ट मैं एक बार फिर से टिक करना चाहूंगा, सिलेबस, पीवाईक्यू और रिवीजन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। पर एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बात करेंगे उसकी, राइट ना। हाँ, तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सब इंपॉर्टेंट है माना, लेकिन एक इसका भी सबका क्या है, खुदा है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना करना, मॉक ना लगाना, प्रीलिम्स का मॉक ना लगाना, मेंस का मॉक ना लगाना। अगेन हमें, हमारा जो दिमाग है ना, हम लोग देखो जो है लाखों सालों से हम लोगों ने सर्वाइवल सीखा है ना, कि हाँ कैसे बचना है। हमारा दिमाग, हमारा दिल हमें सिखाता है कि कैसे बचना है, किसी भी जो है एडवर्स कंडीशन से, किसी भी तरह के चैलेंज से बचना हमको सिखाया गया। राइट, जब हम जो है आदि मानव भी थे तो हमारा यही पूरा गेम था कि जानवरों से कैसे बचना है, ठंड से कैसे बचना है। तो हमारा दिमाग उसी सर्वाइवल मोड में है। तो हम किसी भी दुख को अवॉइड करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट हम किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहना चाहते हैं। वही होता है मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, मेंस का मॉक टेस्ट। ये क्या है, ये कठिन चीज है। एक तो 2 घंटे बैठ के देना पड़ेगा, दूसरा स्कोर भी कम आ सकता है ना, संभव है इनिशियली स्टेज में कम जो है कम आएगा स्कोर। तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं हमको इनसे दूर रखना चाहेगा, कह रहे दे देंगे अभी थोड़ा और पढ़ लेते, दे देंगे थोड़ा अभी और पढ़ लेते। तो हाँ, तो वो चाहेगा कि थोड़ा इधर आसान काम करते रहो, रिवाइज करते रहो, या नया सब्जेक्ट पढ़ते रहो, नया कंटेंट पढ़ते रहो, राइट ना, टेस्ट की तरफ मत जाओ, ताकि आपको कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए वो आपको इन सब चीजों से क्या है, दूर रखेगा। तो नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स का मॉक दें, और आपको प्रीलिम्स के उतने मॉक देने हैं जब तक आपके 100 नंबर के ऊपर आने ना लग जाए। उतने मॉक देने, इसका कोई नंबर नहीं है, 20, 25, 30, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उतने मॉक देने हैं जब तक आप उस स्कोर तक रीच आउट ना कर जाएं। मेंस में उतने मॉक देने हैं जब तक आप उस स्कोर तक रीच ना कर जाएं। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू क्रिएट, राइट। हाँ, तो इतने मॉक देते रहना पड़ेगा। आप पढ़ाई करिए, मॉक दीजिए, पढ़ाई करिए, मॉक दीजिए, देते रहिए। तो रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके प्लानर में होना चाहिए। और अगर ये प्रैक्टिस है और इतनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो एग्जाम हॉल में आपको पसीना नहीं आएगा, एग्जाम हॉल में सटासट पेन चलेगा, राइट, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, और आप सेलेक्ट भी होंगे। तो इनफैक्ट ये चौथा एलिमेंट है जो आपकी तैयारी को जो है फुल प्रूफ बनाता है, प्रैक्टिस। तो हाँ, तो सिलेबस और पीवाईक्यूज गाइडिंग लाइट है। सिलेबस फिर पढ़ाई करनी है और बार बार रिवाइज करना है ताकि आपके पास कंटेंट रहे, और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप प्रीलिम्स में भी सेलेक्ट हो और मेंस में भी सेलेक्ट हो। दिस इज द, यू कैन से, द कोर आइडिया, द गुरु मंत्र ऑफ प्रिपरेशन, कि अगर आपने ये 4 चीजें अगर महारत हासिल कर ली, ये 4 चीजें कर ली, तो आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, है ना। आपको कोई नहीं रोकेगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप ये चारों चीजें सही कर रहे हैं तो नाउ, तो यूपीएससी प्लान। तो लास्ट जो है जर्नी पे आते हैं। दो 2027 के यूपीएससी प्लान को देखते हैं कि हाँ ये कैसा बनेगा। तो अगर मैं पूरी जर्नी का टाइमलाइन बनाऊं, या तो पूरी टाइमलाइन को कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं कि एक आपका इनिशियल फेज है विच यू कैन से कि हाँ जो आप अभी जोन में है, विच इज मोर अबाउट बेसिक्स, और यू कैन से बेटर वर्ड इज फाउंडेशन। तो ये जो फेज 1 है, ये पहले 2 महीने 2.5 महीने का जो फेज होगा, दिस फेज इज अबाउट फाउंडेशन, जिसमें आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें, फाउंडेशन वाली चीजें कर रहे हैं। फेज 2 इज अबाउट वो सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, कोर सब्जेक्ट जिसे आप कह सकते हैं।
राइट, दिस इज द कोर टॉपिक्स, राइट, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, या इसी में मैं इन्वायरमेंट भी ऐड करना चाहूंगा। ये वो फेज 2 है। अब इसमें 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी है ना, अगर आप भाई वेरी करता है ना भाई, है ना कि हाँ कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई बैच में है तो बैच प्लान के हिसाब से होगा, सेल्फ स्टडी आपके अपने हिसाब से होगा, रट रहा तो हाँ, तो डिपेंड करता है ना कि हाँ आप किस तरीके से, किस मोड में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, गाइडेड मोड में प्रिपेयर कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों मोड्स अलग अलग है, तो ये वेरी करेगा। बट हाँ, फेज 2 आपका जो अगला टारगेट होगा, एक बार फैमिलराइजेशन हो गया, ये 15 दिन का भी हो सकता है फैमिलराइजेशन, ये 1 हफ्ते का भी हो सकता है, आपको लगे कि यू आर रेडी, यू कैन मूव अहेड। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाँ फेज 1 में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, आप जितनी जल्दी फेज 2 में मूव करें, मेन सब्जेक्ट्स पे आ जाए, इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। नाउ फेज 3 इज 2 सब्जेक्ट। अच्छा, फेज 1 में एक और चीज जो आप ऐड करना चाहेंगे और ऐड करना चाहिए इज ऑप्शनल। अब ऑप्शनल आपका अगले फेज में कैरी ओवर भी हो सकता है, या ना कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप अगले फेज में। और एनीवे जो अगला फेज है, इट इज मोर अबाउट मेन एग्जामिनेशन। जो बच गया, यहां पे भी मेन कवर हो गया भाई, है ना, काफी हद तक कवर हो गया, लेकिन जो बच गया जैसे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एथिक्स, एसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ मेन वाले जो सिर्फ मेन से पूछे जाते हैं, ये कहीं और पूछे नहीं जाते, रटना डिजास्टर मैनेजमेंट। देन यू कैन ऑल्सो ऐड सोशल इश्यूज ओवर हियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो फेज 3 वाला जो है सब्जेक्ट है, यहां तक आपको अपना सिलेबस खत्म कर देना है, रटना। अब इसके आगे कोई सिलेबस लेके नहीं जाना, यहीं पे एंड करिए। अब जहां पर आप ये एंड करते हैं, वहां पे आप एंटर करते हैं एक्सपर्ट जोन में। ना एक्सपर्ट जोन इज अबाउट मॉक्स, इज अबाउट रिवीजन, इज अबाउट करंट अफेयर। ये वो जोन है। अब ये जो है 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है। जितनी जल्दी आप सिलेबस खत्म करेंगे, आप उतनी जल्दी एक्सपर्ट जोन में आ जाएंगे कि भाई सब पढ़ चुके हैं, खाली रिवाइज करना है, करंट अफेयर ऐड करना है और मॉक देते रहना है। इतने मॉक देते रहना है कि आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाएं, इतने मॉक देते रहना है कि मेंस में सेलेक्ट हो जाएं। फिर जैसे 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 2027 का प्रीलिम्स लेट से जुलाई में, जून में होगा, है ना, मई या जून में, तो जून मान लेते हैं कि जून एंड में जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो ना, तो अब इससे 3 महीने पहले, यानी कि जून हो गया, जो है मई हो गया, देन अप्रैल हो गया, तो लेट से मार्च से, अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा और पहले से, तो 100 डेज आप जो है रख सकते हैं, फरवरी मार्च से तैयारी शुरू कर सकते हैं, जहां पे आप सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, और मॉक लगाएंगे बस। कोई एथिक्स नहीं पढ़ेंगे, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। जो टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं आता वो यहां नहीं पढ़ा जाएगा। सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक और सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट यहां पे पढ़े जाएंगे आपके प्रीलिम्स से 100 दिन पहले। रटना फरवरी मिड से भी शुरू कर सकते हैं। और फिर मेन में क्या है, मेन में आप आंसर राइटिंग करेंगे, मॉक लगाएंगे फिर से और रिवाइज करेंगे। ऑब्वियसली यहां भी रिवाइज कर रहे होंगे। फिर मेन आपका पड़ेगा सितंबर में, तो ये भी 2.5-3 महीने का टाइम है भाई, है ना। अगस्त एंड हो सकता है, सितंबर हो सकता है ना, तो 2.5-3 महीने का यहां भी टाइम है। अब इसके बाद मेंस देने के बाद अब जो है इंटरव्यू की तैयारी शुरू होती है। आप इसके भी मॉक देंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, सफिशिएंट टाइम। इंटरव्यू की तैयारी पहले नहीं करनी है ना, ये सब भूल जाओ कि हाँ इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ और सिर्फ यहीं पे करनी है, उसके पहले कोई दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी यहां पे होगी और फिर आप जाके इंटरव्यू देंगे। बस यही जर्नी होने वाली है 2027 की। राइट ना, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए फाउंडेशन में, और जो है आप सीधे फेज 2 से भी शुरू कर सकते हैं। बट हाँ, एक हल्का सा फाउंडेशन, फैमिलराइजेशन, और फिर आपका एक पहला फेज ये है और फिर दूसरा फेज ये है। पहले आपके बेसिक सब्जेक्ट जो हैं, है ना, वो आप कवर करिए, ऑप्शनल खत्म करिए। फेज 3 में जो है बाकी के सब्जेक्ट्स खत्म करिए। फिर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, स्कोर इंप्रूव करते रहिए। फिर प्रीलिम्स वाले जोन में फिर से सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करिए, सिर्फ प्रीलिम्स के जो है मॉक लगाइए और जो है रिवाइज करते रहिए। फिर मेंस वाले टाइम में फिर से पूरा आप रिवाइज करेंगे, मॉक देंगे, मेंस की मॉक देंगे, मल्टीपल मॉक देंगे और आदत डालेंगे कि हाँ 3 घंटे में आपसे पेपर हो जाता है, और फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द होल जर्नी।
ना अब यही जर्नी जो है, मैंने कहा था मैं आपको संकल्प के बारे में बताऊंगा, तो यही जो पूरी जर्नी है, यही पूरी जर्नी आप संकल्प के साथ भी अचीव कर सकते हैं ना। अगर आप गाइडेड पाथ पे चलना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, तो गाइडेड पाथ इज कि हाँ, संकल्प जो है, संकल्प 6.0 अभी 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस बैच एज वेल, है ना। इसके साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें ये सारे फेजेस कवर होंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। या तो ये 6.0 जो है हमारा 6.0 3 नवंबर से, जैसा कि मैंने कहा कि ये शुरू हो रहा है। ये इंग्लिश बैच है। इंग्लिश बोले तो कि हाँ, जैसे कि ये लिखा इंग्लिश में है पर मैं बोल हिंदी में रहा हूं, तो इसी तरीके से होगा। हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। थोड़ा मैं या सारे ही टीचर्स आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को इजी करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो मॉडर्न इंडिया से जो है जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मॉडर्न इंडिया से मैं शुरू करूंगा क्लासेस। तो ये 3 नवंबर से अपना मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा। तो करंटली यू कैन बाय दिस फॉर 12,499। या तो 3 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। और जो है या चलिए, तो अभी इसमें कुछ ऑफ चल रहा है तो आप ये बाय कर सकते हैं। चलिए, खैर इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, अब क्या क्या जो है सपोर्ट सिस्टम है हमारा पूरा। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम है कि पहली बात तो सारी क्लासेस होंगी, इंक्लूडिंग CSAT, सारी ही क्लासेस। तो हाँ, तो सारी जनरल स्टडीज है ना, जनरल स्टडीज का पूरा बैच है ये, नॉट ऑप्शनल। तो जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, जो भी हमने डिस्कस किया जनरल स्टडीज में, सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे। प्लस अगर आपसे लाइव मिस हो जाए, है ना, आप ऑफिस चले गए हैं, कॉलेज चले गए हैं, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। हर क्लास के बाद जैसे मैंने कुछ पढ़ाया तो उसके बाद जो है MCQ प्रैक्टिस होगा, ताकि आप उसको और अच्छा कमांड कर सकें। राइट ना, मेंस के क्वेश्चंस होंगे डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इन दी एंड प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। प्लस आंसर राइटिंग क्लासेस, मेन एग्जामिनेशन में आंसर ही लिखना है, तो अगर मेन में क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो हाँ, तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्लास के सारे नोट्स मिल जाएंगे। यस, कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके सारे नोट्स आपको बना के, है ना, कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा जो मेरी क्लास को देखेगा, उसके नोट्स बनाएगा, और वो नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आप खुद अपने नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल है बिगिनर्स के लिए, उनको नहीं पता होता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो हाँ, तो पूरा ही एक पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको PDF दे दी जाएगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। यस, प्लस इसमें वीकली करंट अफेयर लेक्चर्स भी होंगे। आपकी मंथली मैगजीन तो एनीवे है ही, तो वीकली करंट अफेयर लेक्चर्स में, है ना, संडे को आपका लेक्चर होगा, सैटरडे को होगा, जिसमें पूरे हफ्ते का करंट अफेयर आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके लिए भी कहीं भटकना नहीं है। तो ये 360 डिग्री आपकी पूरी जो है, ओवरऑल, है ना, 360 डिग्री नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ, क्यों नहीं बोलूंगा जो है बताऊंगा, लेकिन हाँ, जो है ये पूरी ही तैयारी आपके इसके साथ हो जाएगी। यस, पूरी तैयारी इसके साथ जो है हो जाएगी। चलिए, तो ये आपका 2 साल का बैच है इंग्लिश में, विच इज 12,499। वैसे 25 का है, लेकिन अभी ये 12,499 में है। आप सेलेक्ट 360, इसलिए नहीं बोल रहा था मैं 360, बिकॉज हमारा सेलेक्ट 360 एक फीचर है ना, सेलेक्ट 360 दिस इज एडिशनल फीचर जो आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो। जो हमने अब तक डिस्कस किया वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को और हेल्प चाहिए और सपोर्ट चाहिए, तो ये 7,000 रुपीज का 6,999 का एक अपना प्लान है 360 का, जिसमें आपको मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ, कोई उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनको समझाए, उनको बताए कि हाँ, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए तो जो है मोटिवेट करे। तो हाँ, तो दैट हैंड होल्डिंग इज अवेलेबल इन मेंटोरशिप। प्लस UPSC खजाना, पुराने सारे लेक्चर्स, पुराने सारे बैचेस के लेक्चर्स, कोई किसी और टीचर से पढ़ना चाहता है तो वो सारे लेक्चर्स जो अब तक हुए हैं वो खजाना में है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्लस जो किताबें हैं UPSC वाला बुक्स, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन कुछ बच्चों को हार्ड कॉपी में चाहिए होता है, तो सेलेक्ट 360 में हार्ड कॉपी मिल जाएगा। NCERT के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे फाउंडेशन के लिए। प्लस प्रीलिम्स और मेंस की प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कि आप और प्रैक्टिस कर सके। डेली आंसर राइटिंग होगी और उसमें इवैल्यूएशन भी होगा। इसमें आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आप आंसर राइटिंग में और कैसे अच्छा कर सकते हैं और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ऐसा पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको इसमें होगा। तो सेलेक्ट 360 बहुत पर्सनलाइज बना देता है प्रिपरेशन को, राइट है ना। बट आप इसके यहाँ जो है संकल्प के साथ भी जा सकते हैं। यस, अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारी क्लासेस करना चाहते हैं, थ्योरी करना चाहते हैं, आपको मेंटोरशिप नहीं चाहिए, आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद संकल्प बैच ओनली। या आप इसके साथ ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ एक 360 प्रो ये तीसरा फीचर भी है। दिस इज फॉर प्लान बी, जो बच्चे चाहते हैं कि UPSC के साथ हमें और भी तैयारी करनी है, CAPF, नाबार्ड, RBI ग्रेड बी, EPFO, तो दिस इज ओनली अवेलेबल। एक और एड ऑन है 3,000 रुपीज का। क्या है कि UPSC की प्रिपरेशन में बहुत सारा ओवरलैप है दूसरे एग्जामिनेशन के साथ।
तो आप इसके साथ जो है इसको क्लब कर सकते हैं, राइट ना। तो हाँ, तो इनके साथ आप जो है 360 प्रो ले सकते हैं। दिस इज द थर्ड फीचर। चलिए, सो आप जैसा कि मैंने कहा ऑप्शनल भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑप्शनल डिसाइड करके एक ऑप्शनल और जीएस का कॉम्बो भी ले सकते हैं, राइट ना। तो हाँ, तो फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल, तो संकल्प 6.0 के साथ आप एक ऑप्शनल कंबाइन भी कर सकते हैं। आप अपना ऑप्शनल चूज करिए और कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन प्राइसिंग कंपैरेटिवली काफी जो है इकोनॉमिकल हो जाती है, काफी अफोर्डेबल बन जाती है, राइट ना। तो हाँ, तो दीज आर वेरी वेरी अफोर्डेबल बैचेस। शेड्यूल मंडे टू सैटरडे अपनी क्लासेस होंगी भाई, राइट। बाकी फैकल्टीज आप बहुत सारे यूट्यूब पे देखते रहते हैं, ऑल द सीनियर फैकल्टीज आर देयर, दे विल बी टेकिंग क्लासेस। तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी और इसके थ्रू धीरे 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 करके, जैसे कहा ना, एक दिन धीरे धीरे ये दिन हफ्ते होंगे, हफ्ते महीने होंगे, और ऐसे जो है साल बीतेगा और हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो दिस इज द होल प्रोसेस। बाकी यू कैन रीच आउट फॉर टेक एंड सपोर्ट ऑन द ऐप, उसमें आप फीचर में जाइए, हेल्प सेंटर पे जाइए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। या तो अगेन फॉर्मूला इज, है ना, कि सेलेक्ट होने का फॉर्मूला यही है कि सबसे पहली बात, दुनिया से भटक के, राइट है, कि दुनिया क्या कह रही है, भैया कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि जो भी सेलेक्ट होते हैं ये भी आप ही की तरह आम स्टूडेंट होते हैं। ऐसा कोई अलग से जो है नहीं आता है कि जो यूपीएससी के लिए ही बना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज होती है, आप मेहनत करते जाते हैं, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, अवेयरनेस बढ़ती जाती है, तो आप जो है ग्लोबली अवेयर होने लगते हैं। एक होता है सेल्फ अवेयर, है ना, सेल्फ अवेयर होना भी इंपॉर्टेंट है, बट अब यहाँ पे आप ग्लोबली अवेयर होने लगते हैं, देश के बारे में जानने लगते हैं, विदेश के बारे में जानने लगते हैं, एनवायरमेंट के बारे में जानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी इवॉल्व होने लगती है। तो पहले लेवल पे सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपसे हो सकता है, राइट ना। मैं ये आपको वादा, झूठा जो है दिलासा नहीं दे रहा या सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये हकीकत है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि बचपन से हमको ये बता दिया गया कि तुम्हारी मैथ नहीं अच्छी है, तो धीरे धीरे हम इस बात पर विश्वास करने लगे हैं कि हमारी मैथ नहीं अच्छी है। बट ऐसा सच नहीं है भाई, आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, आपको टीचर अच्छा नहीं मिला, आपको गाइडेंस अच्छा नहीं मिला और आप मैथ में नहीं अच्छे निकले। अब ये हमने अपना जिंदगी का सच ही बना लिया कि मैं ही मैथ में अच्छा नहीं हूं, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आप अगर सीसैट वगैरह पे मेहनत कर रहे हैं, आप मैथ पे मेहनत कर रहे हैं, कोई भी मैथ्स में जो है अच्छा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ, आपसे हो सकता है, इनफैक्ट आपसे ही होगा, ऐसा अपने ऊपर भरोसा रखिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जो हमने पीछे बात करी। कोई ऐसा इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता, खरगोश नहीं बनने का, राइट ना, कछुआ बनने का। कछुए में खुश है भाई, हमारे पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है कि हम एक दिन में 10 किताबें पढ़ डालेंगे, कुछ नहीं है भाई। आम इंसान है, आम इंसान की तरह तैयारी करेंगे, धीरे 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 करके ग्रो करेंगे और इवेंचुअली ग्रो करते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे भाई, राइट ना। तो ऐसा करना, तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रैंडमनेस नहीं चाहिए तैयारी में, प्लानिंग चाहिए। जैसा हमने किया, पूरी जर्नी को विजुअलाइज किया कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो दैट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, डेली बेसिस पे प्लानिंग इंपॉर्टेंट। बट क्या प्लान सेलेक्ट हमको कराएगा? नहीं भाई, वो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए मोक्ष नहीं मिलेगा भाई। तो कर्मा इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। एंड देन डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपने आप को फीडबैक देना है। मॉक आपके लिए बहुत अच्छा फीडबैक है, आपके मेंटोर्स का फीडबैक आपके लिए बहुत अच्छा फीडबैक है, और अपना फीडबैक बेस्ट फीडबैक है। तो अपने आप को फीडबैक देना है कि मैं किन किन चीजों में लैक कर रहा हूं, कहां कहां क्या क्या मिस हो गया है, मैं कैसे इसको जो है कोप अप कर सकता हूं, बेटर कर सकता हूं, और उस फीडबैक के साथ ग्रो करना है। तो धीरे धीरे आप ग्रो करते रहेंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जो है आप चाहे सेल्फ स्टडी करें या क्लास करें, राइट ना, पढ़िए, है ना, खुद पढ़िए, रीड करिए, टेस्ट दीजिए भाई, प्रैक्टिस करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच इज नीडेड। बाकी और ऐसा कोई महाज्ञान नहीं है, राइट है ना, कि आप सोचिए कि कोई ऐसा पाथ बता दीजिए सर कि हम बस इतना ही पढ़ लें, राइट। ये बड़ा आता है कि सर इतना ही बता दीजिए। यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी में एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 3 पड़ाव हैं। अगर ये वन डे एग्जाम होता कि हाँ एक पेपर दीजिए और निकल जाइए, राइट ना, तो मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता कि हाँ जो है इतना ही पढ़ लो हो जाएगा।
अब क्योंकि इतने सारे पेपर हैं, 9 पेपर आपके मेन एग्जामिनेशन में है, 2 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, 20 सब्जेक्ट हैं, तो देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स और इसमें धीरे धीरे महारत या फिर कमांड लानी पड़ेगी और धीरे धीरे ग्रो करके इंप्रूव करना पड़ेगा। यस, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट यही है कि बस आप भटकिए नहीं, पाथ पे रहिए, बस यही शॉर्टकट है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस हल्का सा पढ़ लीजिए या यही पढ़ लीजिए हो जाएगा। ऐसा रास्ता ढूंढने में और अपना समय बर्बाद मत करिए। रटना कि हाँ ये जो चार्मिंग स्ट्रैटेजीज हैं कि 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, ये सब मत करिए, किसी काम का नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यही है जो मैंने आपको इतना ज्ञान दिया, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। रटना आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तैयारी पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आपका सब्जेक्ट इंप्रूव होता रहे, आप प्रैक्टिस करते रहें, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट ना? चलिए, उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। बाकी जो है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ क्या समझ में आया आपको, क्या नहीं समझ में आया और क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है। तो एक जवाब मुझे हर किसी से चाहिए, क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं है। चलिए मिलेंगे हम लोग आगे फिर सेशंस में। बाकी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।